चलिए 76 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 75 तक का डिस्कशन को कर चुके हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में, ठीक है, अपलोडेड है। केजीएस से डिस्कशन के नाम से प्लेलिस्ट होगा, आप लोग वहां पे ढूंढिए, इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। ये जो है आपका मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री का सेट नंबर 4 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पहला जो क्वेश्चन जो रहा पार्ट 2 का, दैट मीन 76 नंबर प्रश्न जो है, जो इस प्रकार से, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है, आपको विचार करना है। जजिया एक पृथक कर बन गया। ठीक है, इसके समय बात करेंगे तो जजिया एक जो था एक पृथक कर बना दिया गया। बिल्कुल ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, ब्राह्मणों पर भी उसने जजिया लगा दिया। फिरोज शाह के समय में ही जजिया एक अलग बन गया। पहले ये भू राजस्व का ही भाग था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में जजिया जो था एक प्रकार का अलग कर बन गया। ठीक है, हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ऐसा नहीं था। ठीक है, पहला शासक था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी और अरबी भाषा में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाया था, ना कि मतलब उसने प्रतिबंधित किया था। छोटे मोटे अपराधों के लिए मानवीय दंड आम बात हो गई। ठीक है, तो गलत है। ऐसे समय में जब मुसलमानों के द्वारा क्रूर दंड देना आम बात था, फिरोज शाह तुगलक अखबार था, उसने अंग भंग करने, आंखें फोड़ने और दोषियों को जिंदा जलाने जैसी सजाओं को मतलब समाप्त कर दिया। उसने साम्राज्य के सभी स्थानों पर न्यायालयों की स्थापना तथा दंड और न्याय के हल्के स्वरूप को लागू करने के लिए काजुओं को नियुक्त किया, न कि मतलब कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज जो थे गलत है। पहला कथन सही था, बाकी दूसरा और तीसरा कथन की बात करेंगे गलत है, क्योंकि मतलब फारसी भाषा में अनुवाद को प्रतिबंधित नहीं किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। अमानवीय दंड बंद कर दी गई थी, मतलब हल्के फुल्के दंड जो था इनके समय में दिया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही की बात करेंगे तो केवल एक नंबर कथन की बात करेंगे, सही है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंगेज खान इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान ख्वारिज्म के राजकुमार जलाउद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गया था। बिल्कुल सही है। यही ख्वारिज्म का जो राजकुमार जो था, जिसका नाम था जलाउद्दीन मंगवर्नी, क्या नाम था उसका, पूरा नाम क्या था, जलाउद्दीन मंगवर्नी। ठीक है, उसने मतलब क्या किया, तो उसने मतलब क्या किया, उसने मतलब शरण मांगी। ठीक है, किससे शरण मांगी, तो इल्तुतमिश से शरण मांगी। लेकिन इल्तुतमिश को पता था अगर हमने मंगवर्नी को अगर शरण दिया तो चंगेज खान का हमारे ऊपर क्या होगा, आक्रमण होगा, इस आक्रमण को झेला नहीं जा सकता। इसीलिए ख्वारिज्म के राजकुमार जलाउद्दीन मंगवर्नी को इल्तुतमिश ने क्या किया, शरण देने से मतलब इनकार भी नहीं किया, मतलब उसको फंसा के रखा। ठीक है, मतलब इनकार भी कहेंगे पूरी तरीके से तो नहीं करता है। ठीक है, इतिहासकार कहते हैं इनकार भी नहीं करता, फंसा के रखा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान तैमूर ने सिंध नदी पार करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, तैमूर ने सिंध पार करके मुल्तान पर अधिकार नहीं किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं किया था। किसके शासन के लिए था, तो नसुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। ये कब हुआ था, तो 1398 में। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि तैमूर का जब आक्रमण जब होता है तो 1398 में होता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से होगा, तो 1354 से लेकर 1351 तक, 1324 से लेके 1351 तक मोहम्मद एमबीटी का शासनकाल होगा। ठीक है, और तैमूर का आक्रमण कब होता है, तो 1398 में होता है, तो समकालीन ही नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। वास्को डी गामा विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराज द्वितीय के शासन काल में केरल के तट पे पहुंचा, तो गलत है। ठीक है, केरल के तट पे जो पहुंचा है तो वहां का राजा कौन होता है, जमोरिन होता है। कौन होता है, केरल के तट पे जो पहुंचा तो वहां का राजा कौन होता है, जमोरिन होता है। क्या होता है, जमोरिन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा, कथन एक सही है, बाकी अन्य कथन की बात करेंगे गलत है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इज एनी इशू, जो भी फैक्ट बन सकता है शॉर्ट टर्म में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी डिटेल से अगर आपको इसको पढ़ना है तो आपको खुद ही मतलब क्या पढ़ना है, डिस्कशन करना होगा। ठीक है, मतलब खुद ही आपको सेट बनानी होगी, जो कि मैंने समय भी दिया था और अच्छा खासा मैंने समय दिया था। ठीक है, क्यों इको करवा रहे हैं आप। ठीक है, बाकी जो है जो शॉर्ट में डिस्कशन हो सकता है मैं वो करवा दे रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित प्रतिहार राजाओं पर विचार करना, निम्नलिखित में से शासन का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले प्रतिहार राजा में क्या जाएगा, नागभट्ट आ जाएगा। ठीक है, नागभट्ट जो कि ऑप्शन में है नहीं। नागभट्ट के बाद आप क्या आते हैं, वत्सराज आते हैं, 2 नंबर पे वत्सराज हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आएंगे नागभट्ट द्वितीय आ जाएंगे, 3 नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद आएंगे मिहिर भोज आते हैं, जिसको भोज प्रथम कहते हैं, वो भी नहीं है। उसके बाद महेंद्र पाल आएंगे। उसके बाद कौन आएंगे, महेंद्र पाल आएंगे 4 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद आपको कौन आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आएंगे महिपाल। ठीक है, महेंद्र पाल के बाद महिपाल आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन आता है, वत्सराज आएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो वत्सराज कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे आपको वत्सराज आएंगे। ठीक है, 4 नंबर वाला पहले नंबर पे, तो वत्सराज पहले आएंगे। उसके बाद आएंगे को नागभट्ट द्वितीय,
उसके बाद कौन से आएंगे, तो महेंद्रपाल आएंगे, फिर मतलब कौन आएंगे, तो महीपाल आएंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते आगे, चलेंगे कौन सा प्रश्न उसको देखते हैं। ठीक है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय, हाँ एक प्रश्न है, ये गुर्जर प्रतिहार सारे शासक थे, गुर्जी प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम था। कौन था, नागभट्ट प्रथम था। लेकिन अगर पूछेगा इस वंश का सबसे मतलब महान शासक कौन था, तो मिहिर भोज जो था इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी था, और इस वंश का मतलब सबसे महान शासक की बात करेंगे तो मिहिर भोज था। कौन था, मिहिर भोज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसको भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसके बारे में कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो इसी मिहिर भोज के बारे में कहानी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, चलिए आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे, भूमि पर कर की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती थी। तो बिल्कुल भूमि पे जो कर की दर जो थी भूमि की जैसी गुणवत्ता होती थी उस आधार पर तय की जाती थी। कारखानों के निजी मालिकों को उद्योग कर का भुगतान करना पड़ता था। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करें वो भी सही है, उद्योग कर होता था, इंडस्ट्री पे लगने वाला कर जो था विजयनगर साम्राज्य में था, इसीलिए जो कारखानों पे जो निजी जो मालिक जो होते थे उनको मतलब उद्योग कर देना पड़ता था। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है। अब चलते साउथ का कुछ है। ठीक है, नरसिंह सालू संगम वंश का अंत करके स्वयं गद्दी पर बैठा और सालू वंश का शुरुआत की। बिल्कुल ठीक है, तो नरसिंह सालू की बात करेंगे, संगम वंश का मतलब अंत करके खुद ही मतलब गद्दी पे बैठता है, और सालू वंश की मतलब शुरुआत। आवाज जब भी न जाए तो समझिएगा वाईफाई का नेटवर्क चला गया है। ठीक है, अगर थोड़ा देर के लिए अगर नहीं जाए तो पेशेंस रखा की। ठीक है, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले पेशेंस बहुत बड़ा चीज होता है, पेशेंस लूज कर जाते हैं तुरंत। अभी जा रही है आवाज, हेलो, अभी जा रही है आवाज से है, जी सर। 5 मिनट में भीसी कट के इधर उधर भागने लगे, 2 मिनट रुक नहीं सकते, मतलब लाइट चली गई तो हो सकता है। चलिए तो क्या बता रहे थे यहाँ पे, नरसिंह सालू संगम वंश का अंत करके स्वयं गद्दी पे बैठा और सालू वंश की शुरुआत की। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, सालू वंश का फाउंडर जो था नरसिंह सालू था। ठीक है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को पदच्युत करके मतलब उसको हटाकर स्वयं गद्दी पे बैठा। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। वीर नरसिंह के बाद उसके छोटे भाई कृष्णदेवराय ने गद्दी संभाली, तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कृष्णदेवराय किस वंश का था, तो ध्यान में सालुब का था। ठीक है, संगम कौन को, संगम शालुब तुलुब अरविदु। ठीक है, विजयनगर पे शासन करने वाले राजवंश थे। तो यहाँ पे ध्यान, वीर नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई जो बैठता है, जो कि गद्दी पे बैठता है, जो कि कृष्णदेव राय जो था, ये मतलब ध्यान में रखेगा, ये आपका जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और सबसे मतलब लोकप्रिय शासक था। ठीक है, कृष्णदेव राय के बाद उसके सौतेला भाई अच्युत राय ने मतलब विजयनगर राज्य को संभाला, तो बिल्कुल ये भी सही है। अच्युत राय के शासनकाल की बात करेंगे, 1529 में कृष्णदेव राय का शासनकाल समाप्त होता है, और उसके बाद लगभग 1542 तक मतलब वो शासन आपको रहता है। ठीक है, ध्यान में कृष्णदेव राय रखेंगे। के बाद देवराय नहीं आया था क्या? कृष्णदेव के बाद देवराय क्यों आएगा, देवराय कहाँ चला गया, देवराय बहुत पहले आएगा, उस शुरुआती दौर में ही देवराय शासक था। चलिए, कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय आएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो कि उसका सौतेला भाई था। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में बेटा शासक नहीं बनता था, विजयनगर साम्राज्य में ज्यादातर भाई को महत्व दिया जाता था। हरियर हो गया, बुक्का हो गया, दोनों क्या थे, भाई थे। उसी तरह कृष्णदेव राय के साथ कृष्णदेव राय के पैरेलल में भी अच्युत राय काम करता था, मतलब प्रशासन के एक तरह से दो मतलब शासक थे, इस तरीके से काम चलती थी। तो भाई का बहुत अधिक महत्व जो देगा आपको विजयनगर साम्राज्य में था। ठीक है, तो सारे के सारे की कथन की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट ट्रू, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें, मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में सूफी फकीरों द्वारा निम्नलिखित में से किसका अभ्यास किया जाता था, तो सूफी फकीर जो थे किसका अभ्यास करते थे,
तो श्वसन व्यायाम और ध्यान का अभ्यास करते बिल्कुल करते थे। एकांत वातावरण में कठोर परीक्षण करते थे, बिल्कुल। एकांत वातावरण में बात करेंगे तो कठिन प्रशिक्षण करते थे, वो भी सही है। श्रोताओं में परमानंद की अनुभूति कराने के लिए पवित्र गीत सुनाए जाते थे। तो सूफी जो संत जो थे उनका मानना था अगर ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो इसके लिए मतलब गाना बजाकर गाना गाकर, ध्यान में रखेंगे ये चीज मतलब की जाती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। श्रोताओं को परमानंद की अनुभूति कराने के लिए पवित्र गीत सुनाए जाते थे। ये गाँव गाँव घूमते थे और मतलब क्या कहते, जो सूफी जो थे गाने गाते थे और साथ में बजाने का भी तरह तरह का वाद्य यंत्र होता था। इनका मानना था से मतलब ये सारी चीजें जो है सही है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन की बात करेंगे, सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही है। अब उसी तरह देखोगे तो हिंदुस्तान जब यहाँ पे जब भक्ति आंदोलन आया तो उसमें भी कीर्तन परंपरा आपको देखने को मिलता है, जो कि कीर्तन के कौन थे आपका यहाँ, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, बंगाल के जो थे कीर्तन के जनक। तो उसमें भी क्या था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाना बजाना ही आपको देखने को मिलेगा। तो सूफी से मिलता जुलता आपको, हालांकि इसको धर्म से आप नहीं जोड़ सकते, सूफी को इस्लाम धर्म पूरी तरीके से कहना उचित नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल अलग था। और सूफी संतों में और यहाँ पे आप देखोगे जो हिंदू धर्म में जो संत हुए उनमें भी बहुत अधिक तक समानता पाई जाती है कुछ कुछ चीजों को लेकर। निम्नलिखित नामों को भारत में उनके आक्रमण करके कालाकुनुर में मतलब क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे बात के भारत में सबसे आक्रमण करने वाला जो पहला आक्रमणकारी जो है मोहम्मद गौरी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी की आक्रमण कब हुआ था, मोहम्मद गौरी का आक्रमण? नहीं, सबसे पहले आई थिंक गजनबी का आक्रमण कब हुआ था, गजनबी पहले हो जाएगा, ठीक है। 2025। ठीक है, गजनबी पहले होगा, ठीक है, पहले गजनबी हो जाएगा, ये पहले नंबर पे होगा। उसके बाद गौरी का आक्रमण होगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद चंगेज खान का आक्रमण होगा, नहीं, हाँ, चंगेज खान का आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में। उसका 1398 में क्या होता है, तैमूर का आक्रमण होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मोहम्मद गजनबी ने भारत में 10वीं शताब्दी के आसपास आक्रमण किया था, 900 समथिंग के शुरू करता है, 17 बार आक्रमण करता है, ठीक है। 1025 में इसका महमूद गजनबी का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, कौन सा आक्रमण था 1025 में? सोमनाथ मंदिर। हाँ, सोमनाथ वाला आक्रमण जो था वो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था, ठीक है। और उसकर गौरी के बारे में तो जानते हैं, 1175 में अपना पहला आक्रमण करता है और इनकी जो तराइन के युद्ध में लड़ाई होती है 1191-92 में, ठीक है। 94 में तराइन की लड़ाई नहीं होती, 94 में उसकी लड़ाई होती है, क्या नाम है इसका, जयचंद के साथ होती है लड़ाई। हाँ, चंदावर का युद्ध होता है 94 में, ठीक है। तराइन 91-92 में होता है। अब तैमूर की बात करेंगे तो तैमूर का कब था, तो तैमूर जो था आपका 1398 में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग लगा लीजिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी होगा, ठीक है। चलिए, अगर जो मैंने जो आप लोग को पीडीएफ जो प्रोवाइड किया है उसमें बहुत अच्छे तरीके से सब दिया हुआ है, उसको करेंगे, यहाँ से एक भी प्रश्न आप उसको पढ़िए, यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत में पुर्तगाली व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कीजिए विचार। व्यापारियों द्वारा भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से सोडा, चीनी, चावल, मसालों और वस्त्र शामिल थे। व्यापार भारतीय निर्यात क्यों करेगा भाई, ठीक है। निर्यात में मुख्य रूप से सोडा, चीनी, चावल, मसाले, वस्त्र शामिल, गलत है। व्यापारियों भेजते थे भारत से यही विदेशों में, सोडा, चीनी, चावल, मसाले, ठीक है। अब चलते आगे देखेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, व्यापारियों ने अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का, काजू और भारत लाने में मदद की, बिल्कुल ठीक है, ये सब भारत में बाहर से आए थे, दोनों स्टेटमेंट सही है। निजी व्यापारियों को काली मिर्च, हथियार, गोला बारूद, युद्ध के घोड़ों के व्यापार की अनुमति नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो निजी व्यापारियों को काली मिर्च, हथियार, गोला बारूद, युद्ध के घोड़ों की व्यापार की अनुमति नहीं थी। ये वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, ठीक है। जो यहाँ पे जब आया था, क्या नाम है, पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा जब आया था तो यहाँ से काली मिर्च की उसने व्यापार की थी। काली मिर्च की व्यापार करने के दौरान उसको काफी प्रॉफिट हुआ था, लगभग आई थिंक 60 गुना के आसपास उसको प्रॉफिट हुआ था। काली मिर्च का व्यापार यूरोप में इसलिए भी ज्यादा था, तो देखिए यूरोप में क्या होता है ना, खेती नहीं होता है, ठीक है, क्या नहीं होता है,
खेती वहां पे नहीं होता है। खेती नहीं होने का बाद सबसे बड़ा रीजन क्या है, वहां पे सालों भर क्या होता है, जमीन जो होता है ना लगभग वर्ष के 9 से 10 महीना क्या होते हैं, बर्फ से ढके होते हैं, तो खेती होना स्वाभाविक नहीं है। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट जो है, वहाँ का जो कल्चर जो है पूरी तरीके से उस समय भी मांस के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, इसके ऊपर मांस के ऊपर डिपेंड था। और मांस को जब काली मिर्च के साथ जब उसको जो किया गया तो उसका मतलब काफी समय तक वो रह भी सकता था, स्वाद भी बदल जाता था। इसीलिए यूरोप में काली मिर्च की मांग जो थी बहुत अधिक थी भारतीय काली मिर्च को, तो इसलिए गोल्ड के और वहां से मतलब यहाँ से काली मिर्च लेके जाते थे। अब भारत तो ऑलरेडी समृद्ध था, भारत या चाइना, तो वो लोग कुछ खरीदते नहीं थे, भारत कुछ खरीदता नहीं था यूरोप से। तो उन लोगों ने सोचा उन लोगों को क्या देना पड़ता था, तो उन लोगों को गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था भारत को काली मिर्च को ले जाने के लिए। ठीक है, और यही जो सबसे बड़ा रीजन जो था गोल्ड और सिल्वर की पॉलिटिक्स, इसीलिए भारत जैसे या फिर चाइना जैसे देशों को गुलामी के जंजीर में रखा गया, ताकि वहां के संसाधन को कंटिन्यू दोहन किया जाए, बस हफ्ते में उनको कुछ देना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि व्यापार क्या होता है, अगर कुछ दे रहे हो तो कुछ खरीद भी तो रहे हो। भारत और मतलब चाइना कुछ खरीदता नहीं था, क्योंकि बहुत अधिक खुद ही मतलब क्या थे, संसाधन से परिपूर्ण थे। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट है, मेहराब के नीचे कमल की कली के धब्बे, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो थे आपको दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ठीक है, तो खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अष्टकोणीय मकबरे के उद्भव की बात करेंगे तो ये भी आपको दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ठीक है, ये फिर आपका तुगलक हो जाएगा। स्तंभ में, ठीक है, बोधी गोई का प्रयोग, ये आपको विजयनगर साम्राज्य में होता था। ठीक है, झुकी हुई दीवारों वाला विशाल द्वार की बात करेंगे तो सरकी में है। ठीक है, ध्यान में कहा, सरकी डायनेस्टी से इसको संबंधित है। ठीक है, समझे ना, हुसैन शाह सरकी। ठीक है, तो झुकी हुई दीवारों वाला प्रवेश द्वार आपको सरकी में आपको देखने को मिलेगा। स्तंभ में बोधी गोई का प्रयोग होता था विजयनगर साम्राज्य में। मेहराब के नीचे, मेहराब के हिस्से में कमल की कली आपको देखने को मिलता है खिलजी के समय में। अष्टकोणीय मकबरे का उद्भव जो था तुगलक के काल में आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 84 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी है। 84 का क्या, ए है, ए होगा सर। एक मिनट, 84 का ए, सॉरी 84 का क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। अब चलते अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने पवित्र स्थानों पर स्नान करने वाले तीर्थयात्री पे कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, पवित्र स्थानों पर स्नान करने पर लगने वाले तीर्थयात्री कर जो था उसको उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, उसने युद्धबंदियों के जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने की प्रथा को मतलब बढ़ावा दिया था, नहीं बढ़ावा नहीं दिया था, उसने समाप्त कर दिया था, क्योंकि वो सेकुलर माना जाता है उसको। उसने सभी धर्मों को साझी खूबियों के साथ दीन इलाही की स्थापना की, बिल्कुल दीन इलाही की उसने स्थापना की थी, 1582 में की थी। ठीक है, तो आपका एक और तीन स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका एक और तीन स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। दूसरा नंबर कथन की बात करेंगे, वो क्या है, गलत है। अब आते हैं, देखिएगा ये प्रश्न जो है ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताना है पिष्टक। ठीक है, ध्यान में, पिष्टक क्या होता था, तो पिष्टक जो होता था एक ऊंचा स्मारकीय प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, तो ऊंचा प्रवेश द्वार पिष्टक तो सही है। अब देखिए हस्त बहिषत, हस्त बहिषत की बात करेंगे, इसको बोला जाता था 8 जन्नत और एक प्रकार का मंडप है जिसके केंद्रीय गुंबदकार हॉल होता था, जो 8 छोटे कक्षों से घिरा होता था। 40 स्तंभों वाले हॉल में इसका मिलान गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो 40 स्तंभों वाले हॉल में इसका मिलान क्या है, गलत है। ठीक है, क्या होता था ये 8, इसको 8 जन्नत कहते थे, ये इसमें जाना चाहिए। चिहिल सुतून की बात करेंगे तो ये 40 स्तंभ वाला खंबा होता था चिहिल सुतून, ये इसमें जाना चाहिए था, ये इसमें जाना चाहिए था, इन्होंने उल्टा कर दिया है। किबला की बात करेंगे, जिस दिशा में मुंह करके मुसलमान प्रार्थना करते उसको किबला कहते हैं, ये तो बेसिक चीज है, तो सबको जानना चाहिए। किबला इस्लाम में प्रार्थना की दिशा को संदर्भित करता है और किसी भी विशिष्ट स्थापना से संबंधित तत्व नहीं है। किबला क्या होता है, दिशा होता है, जिस दिशा में लोग प्रार्थना करते हैं। भारत में ये लोग प्रार्थना किधर की ओर से करेंगे, पश्चिम की ओर करेंगे। ठीक है, अगर आप भारत में हो, अगर कोई मुसलमान अगर भारत में है तो किबला करने के लिए किस दिशा में जाएगा, तो वेस्ट में, किधर, वेस्ट में। ठीक है, ध्यान रखो, पश्चिम की ओर। ठीक है, तो किबला इधर कहाँ करते हैं, तो पश्चिम की ओर ये लोग करते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है सब जगह पश्चिम पे हो, डिपेंड करेगा कौन कहाँ पे रह रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि मक्का की ओर, ठीक है, मक्का मदीना की ओर मतलब ये लोग क्या करते हैं, घूमकर प्रार्थना करते हैं। भारत में किधर पड़ता है ये, तो पश्चिम की ओर।
देखिए, विजयनगर शासकों ने हाथियों के अस्तबल बांग्ला गुमंद वास्तुकला से प्रभावित था, तो ध्यान में रखिएगा। पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका कितना है, 87 नंबर है। ये आपका पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है 87, विजयनगर शासकों की हाथियों के अस्तबल बांग्ला गुमंद से क्या थे, प्रभावित थे। अब दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, वृंदावन में निर्मित मंदिरों की स्थापत्य शैली मुगल कालीन महलों के समान थी, तो ध्यान में रखेंगे। तो वृंदा का ये तो आपका सही है। तो वृंदावन में निर्मित मंदिरों के स्थापत्य शैली की बात करेंगे तो आपको ये मुगल कालीन महल के समान थी, तो ये आपका आर सही है। बाकी ए की बात करेंगे तो एक कथन गलत है, ठीक है। तो वृंदावन मंदिरों की जो स्थापत्य शैली जो है फतेहपुर सीकरी के जो मुगल कालीन महलों के समान थी। ये भी पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी का जो मुगल कालीन जो महल जो है उसकी आकृति आपको कहाँ से ली गई थी, वृंदावन से ली गई। कहाँ से ली गई है, वृंदावन से ली गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्योंकि जोधाबाई का जो महल का छत की बात करेंगे ना, जोधाबाई का जो महल का छत जो है तो गुजरात के क्षेत्र की शैली से प्रभावित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बांग्ला में स्थानीय शासकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छत की शैली होती है बांग्ला गुंबद, जो एक फूस की झोपड़ी जैसी दिखती है, मुगलों द्वारा अपनाई गई थी, न कि मतलब क्या था पे हाथी वगैरह, ठीक है, विजयनगर शासक से नहीं था। ये बांग्ला जो था एक प्रकार का मुगल का ही मतलब एक शैली था, ध्यान में रखना है। स्थानीय शासकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छत की एक शैली थी बांग्ला गुंबद, जो कि फूस की झोपड़ी जैसी देखती थी, मुगलों के द्वारा अपनाई गई थी, न कि विजयनगर साम्राज्य के द्वारा। अब वृंदावन में जो निर्मित मंदिरों की स्थापत्य के लिए मुगल कालीन के महलों के समान थी, फतेहपुर सीकरी में इस प्रकार के महल आपको देखने को मिलता। तवारीख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तवारीख की बात करेंगे तो तवारीख के लेखक विद्वान व्यक्ति थे, बिल्कुल। वह मुख्यतः ध्यान रखेंगे, वो मुख्यतः गांव में रहते थे, शहर में बमुश्किल ही रहते थे। उन्होंने शासकों को योग्यता और कौशल पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, क्योंकि वो गांव में नहीं रहते तो शहरों में रहते थे। और तीसरा वाला स्टेटमेंट की बात की वो भी गलत है। उन्होंने शासकों की योग्यता और कौशल पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की बात की, ठीक है। तो गलत, इन लेखों ने शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित एक आदर्श व्यवस्था समाज संरक्षित करने का आवश्यकता पर सलाह दी। उदाहरण के लोगों का मानना था कि कुलीनों को शासन करने का अधिकार विरासत में मिला, क्योंकि मतलब वो कुछ खास परिवारों में मतलब क्या लिए है, पैदा लिए हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। भारत में मुगलों के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत मुगलों के शासनकाल में हुई, ध्यान रखना है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का आपको दिल्ली सल्तनत के आसपास ही, गौरी राजवंश के आसपास ही आपको देखने को मिलता है, तो ये तो गलत है। सिकंदरा में अकबर के मकबरे की सजावटी रूपांकों में कमल और स्वास्तिक जैसे चिन्ह की बात करेंगे शामिल है, तो ये सही है। सिकंदरा आपको उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, वहां पे अकबर का कब्र है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है। और तीसरा बात, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर और गुजरात को अपनी जीत के याद में किया गया था, बिल्कुल, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ध्यान में रखिएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया, जो कि फतेहपुर सीकरी में, जो कि भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। और इसका निर्माण जो था अकबर के द्वारा 1575, ठीक है, 1575 में करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इंडो इस्लामिक की बात की दिल्ली सल्तनत के आसपास ही था, न कि मतलब मुगल के लिए वेट कर रहा था, ठीक है। सिकंदरा में अकबर के मकबरे के सजावटी रूपांकन में कमल और स्वास्तिक जैसे चिन्ह शामिल है, ठीक है। कहीं ना कहीं से जो फतेहपुर सीकरी अकबर के कालीन का जो भी मतलब जो आर्किटेक्ट वगैरह है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं से हिंदुत्व का झलक आपको देखने को मिलता है। जैसे फतेहपुर सीकरी चले जाइए, सिकंदरा में अकबर के सजावटी रूपांकों में कवल और स्वास्तिक जैसे चिन्ह भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे सही है। अब चलेंगे 90 नंबर क्वेश्चन। मध्यकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, तो इब्न बतूता की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सही है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मार्को पोलो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था, तो गलत है, मार्को पोलो की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मोरक्को का नहीं था, कहाँ का था, इटली का था मार्को पोला, ठीक है, ध्यान रखिए। पांडे शासक के शासनकाल में भारत में आया था, और इस पांडे शासक का नाम था, क्या नाम था, मारवर्मन कुलशेखर। क्या नाम था,
मारवर्मन कुलशेखर, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दौरा पे आते, ये भी गलत है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, न कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ध्यान में इसको रखना है, महत्वपूर्ण है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। जब अब्दुल रज्जाक जो था ईरानी था, कौन था अब्दुल रज्जाक? ईरानी था, या फिर फारस कह लीजिए, ठीक है। ईरानी या फिर फारस उसी को कहते हैं, ठीक है। ईरान या फारस एक ही होता है, ठीक है। जब यहाँ पे आया अब्दुल रज्जाक, जब यहाँ पे पहुंचता तो उस समय किसकी शासन थी? तो देवराय द्वितीय की शासन थी, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और मार्को पोलो की बात, इटली से आया था, तो यहाँ पे मोरक्को दिया हुआ, गलत। मोरक्को से कौन आया था? इबन बतूता आया था। इबन बतूता मोरक्को से आया था। कब आया था? 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में आया था, और 1347 तक भारत रहा था, ठीक है। बेचारा इसका बहुत शोषण किया था मोहम्मद बिन तुगलक, भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं पाया। बाद में जाके चीन के यात्रा पे जब गया तो उधर से फिर वापस लौट के ही नहीं आया, ठीक है। इसको चीन भेजा गया था, वहां गया तो फिर वहां से वापस वो लौट के नहीं आया, और उधर से ही मतलब क्या होता, अपने गांव की तरफ निकल जाता, लेकिन जब घर पे जाता तो कोई इसको पहचानता तक नहीं है, ठीक है। सब लोग इसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो फिर मतलब ये अपने बचपन का कहानी सुनाता है सबको, तो फिर लोग उसको पहचानना शुरू करते हैं, ये आदमी कौन था। फिर घर पे बैठ कर, ठीक है, आराम से वहां पे लिखता है, क्या लिखता है, कौन सा किताब लिखता है? अल रहला रहला। ठीक है, अल रहला लिखता है, ठीक है। रहला लिखता है, जिसके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 1 सही, बाकी अन्य स्टेटमेंट गलत है। भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, तो भक्ति आंदोलन क्या था उस पर जरा हम लोग बात करते हैं। भक्ति आंदोलन ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विस्तार था। बिल्कुल, भक्ति आंदोलन जो था ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ था, ठीक है। उसके वर्चस्व को नहीं था, उसके वर्चस्व को कम करने के लिए आया था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो थी उनसे बहुत लोग असंतुष्ट थे, इसी को मतलब ध्यान में रखते हुए भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। भक्ति आंदोलन सगुन और निर्गुण नामक दो अलग अलग वैचारिक धाराओं में बटा हुआ था। बिल्कुल, एक सगुन थे, ठीक है। सगुन जो थे ईश्वर की स्तुति करते हुए छंदों की रचना करते थे, ठीक है। निर्गुण जो थे ईश्वर के अस्तित्व के रूप में तो दोनों का विश्वास था, लेकिन ईश्वर को, ठीक है, मूर्ति पूजक नहीं थे, मतलब ईश्वर को रूप के रूप में निराकर मानते थे। ये जो था निर्गुण, जो क्या थे, निराकर मानते थे ईश्वर को, ठीक है, मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है। तो सगुन वाले कौन थे? तो सगुन वे थे जिन्होंने गुणों तथा रूप के साथ किसी ईश्वर की स्तुति की। उन्होंने रूप के साथ किया, इन्होंने बिना रूप का किया। तो दोनों में बटा हुआ था, एक सगुन भी था इसलिए निर्गुण भी था। भक्ति आंदोलन की प्रमुख हस्तियों द्वारा अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए संस्कृत का प्रयोग किया गया, तो ये भी गलत है, क्योंकि आप आम आदमी को जोड़ रहे हो, ब्राह्मणवाद का विस्तार कर रहे हो, तो जो भी प्रीचर जो होंगे, चाहे इस्लाम की बात करें या फिर इस्लाम छोड़िए, बौद्ध की बात करें या फिर जैन की बात करेंगे, तो वो मतलब मुख्य जो भाषा जो था उस समय का, जो आम लोगों की भाषा था, उसका प्रयोग करेगा। जैसे जैनिज्म में आप देखोगे अधमगधी भाषा का प्रयोग किया गया, प्राकृत का प्रयोग किया, उसी को अधमगधी कहते हैं, ठीक है। बौद्धिज्म में पाली का प्रयोग किया गया। उसी तरह आप देखोगे यहाँ पे जो भाषा का जो प्रयोग किया गया, जन साधारण का भाषा का प्रयोग किया गया। कुलीन पुरोहित की जो पवित्र भाषा जो थी संस्कृत का, जो कि लोगों के समझ में नहीं आती थी, उस भाषा का प्रयोग नहीं किया। जन साधारण का प्रयोग किया गया भक्ति आंदोलन में, ताकि लोग जो थे ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या कर सकते, जुड़ाव महसूस कर सके, क्योंकि मतलब किसके थे, ब्राह्मणवाद के मतलब क्या था, तो खिलाफ था। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो क्या सही हो जाएगा, तो केवल इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही है। बाबर के भारत आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग प्रारंभ हो गया, बिल्कुल सही है। जब बाबर आता तो बाबर पहला शासक था जिसने मतलब बारूद का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया था, लेकिन कहेंगे तो उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग प्रारंभ हो गया, तो गलत है, क्योंकि बारूद का प्रयोग बहुत पहले से ही आपको देखने को मिलता है। विजयनगर साम्राज्य में भी, विजयनगर साम्राज्य के दौरान भी मतलब बारूद का प्रयोग हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये गलत है, ठीक है। हाँ, ये है से पानीपत के युद्ध में बारूद का प्रयोग बड़े पैमाने पे किया गया था। जीत का कारण भी था जो था, ठीक है, बाबर का बारूद का ही था, ठीक है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है, उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग आरंभ हुआ। बारूद का प्रयोग बाबर के आने से पहले ही मतलब होता था। हालांकि बाबर को ये श्रेय दिया जाता है तो उसने मतलब बारूद पे आधारित तोप और हथियारों का प्रयोग इसने किया, लेकिन बारूद का प्रयोग जो था पहले से ही होता था, क्योंकि चीन से बारूद भारत में आया था। इसका प्रयोग विजयनगर साम्राज्य बहमनी के युद्ध में किया गया था, ठीक है। इस क्षेत्र में वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग आरंभ हुआ, तो ये भी गलत है, क्योंकि वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग जो था, ठीक है, सल्तनत काल में। मेहराब क्या होता था, इसको आर्क बोलते थे, ठीक है। ये क्या हुआ, मेहराब हुआ, ठीक है।
क्या हुआ, मेहराब हुआ। ठीक है, आप कहीं पे जाएंगे तो मेहराब हुआ, यहाँ पे एक पिलर है, यहाँ पे एक पिलर है। ठीक है, इसको मेहराब बोलते हैं। ठीक है, मेहराब बोलते हैं, ये मेहराब हुआ। ठीक है, अब गुबंद क्या होता था, गुबंद की बात करेंगे तो ये जो हुआ गुबंद हुआ। ठीक है, क्या हुआ, गुबंद हुआ, इसको गुबंद बोलते थे। ठीक है, ये क्या हुआ, गुबंद हुआ। ठीक है, तो मस्जिद वगैरह में देखते हुएगा तो ये आपका क्या है, गुबंद है। ठीक है, ये क्या है, मेहराब है। ठीक है, बीच में क्या है, पिलर है, अब बड़ा सा ऊपर में ये आर्क दिया हुआ है। ठीक है, मेहराब होता है। तो ये दोनों का दोनों सल्तनत काल में आ गया था। ठीक है, जब मैं आर्ट एंड कल्चर जब मैं पढ़ाऊंगा, अलग मैं डिटेल्स में पढ़ाता हूँ उसको आर्ट एंड कल्चर को, तो अभी तो संभव नहीं है क्योंकि अभी तो आपको टारगेटेड क्लास चल रही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी होगा डिटेल्स में तो बहुत अच्छे से आर्ट एंड कल्चर बता दूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो था ये आपको दिल्ली सल्तनत के दौरान ही हो गया था। बाबर ने पानीपत में ईंटों की मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। बिल्कुल, बाबर जो था वहां पे कुछ समय के लिए टिका था, तो उसने सोचा करूँ तो करूँ क्या, तो उसने मतलब पानीपत में मतलब ईंटों का मस्जिद बनाने का मतलब दिया ताकि वो मतलब क्या कर सके, सजदा कर सके। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये केवल सही है, क्योंकि वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का प्रयोग दिल्ली सल्तनत में हुआ था। उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग की पहले से हो चुका था, न कि मतलब बाबर के आने से। ठीक है, अब तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे, आपका क्या है, ये आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। जो कुछ भी विद्वान है उसका आधार और नींव एक परम सिद्धांत, एक निरपेक्ष सत्ता, विशेषतावाद की मूल अवधारणा है। श्री रामानुजाचार्य के दर्शन के लिए संस्कृत शब्द अद्वैतवाद है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट तो पूरा सही है। जो कुछ भी विद्वान है उसका आधार और नींव एक परम सिद्धांत है। ठीक है, एक निरपेक्ष सत्ता। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद की मूल अवधारणा। देखिए भारत में बहुत सारा दर्शन है। ठीक है, भारत में मुख्यतः आप देखोगे तो लगभग 9 दर्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 6 + 3 9। ठीक है, इसमें से 3 दर्शन जो की बात करें नास्तिक दर्शन होता है। ठीक है, नास्तिक दर्शन का मतलब ये नहीं हुआ जो गॉड में विश्वास करते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते उनको नास्तिक नहीं कहते, जो वेद को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं। हमारा इंसान नास्तिक कौन है, जो भगवान को नहीं मानता। लेकिन अगर दर्शन पे आप जाओगे तो नास्तिक दर्शन वैसा जो होता है जो कि मतलब जो वेद में विश्वास नहीं करता, मतलब वेद को परम साथ नहीं मानता। जो बौद्धिज्म है, जैनिज्म हो जाएगा, एक आपका वही चवार्क वाला हो जाएगा। कौन था चवार्क का दर्शन, कौन था चवार्क का दर्शन, मछली गोसाल था क्या? चवार्क दर्शन जो होगा जिसके संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। ठीक है, और 6 दर्शन जो होगा ना जो वेद को मानता है। ठीक है, मतलब वेद को परम सत्य मानता है। ठीक है, वेद को मतलब इन्होंने इनकार नहीं किया। ठीक है, इसको छद दर्शन कहते हैं, जो कि वेद में विश्वास करता है। 3 दर्शन की बात करें, नास्तिक दर्शन है, बौद्धिज्म, जैनिज्म, और एक आपका हो गया कौन, तो चवार्क दर्शन। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टेटमेंट की बात की, जो कुछ भी विद्वान है उसका आधार और नींव परम सिद्धांत है, एक निरपेक्ष सत्ता, विशेषतावाद की मूल अवधारणा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे श्री रामानुजाचार्य का दर्शन की बात करेंगे, दैत इनका की बात करें अद्वैतवाद। अद्वैतवाद इनका नहीं है। ठीक है, इनका कौन सा है, इनका विशिष्टाद्वैत है। ठीक है, कौन सा है, तो विशिष्टाद्वैत। यहाँ पे जो है ना किसका दर्शन है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य जी का क्या है, ये दर्शन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आपका केवल कौन है, अब पहला नंबर ऑप्शन सही है, बाकी दूसरा नंबर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। बीजक संत दादू दयाल की शिक्षाओं का संकलन है, तो गलत हो जाएगा। बीजक किनका शिक्षाओं का संकलन है, कबीर का। बिल्कुल कबीर का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बीजक की बात करेंगे तो कबीर का शिष्य मतलब क्या है, शिक्षों का संकलन है। माधवाचार्य ने पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रतिपादन किया, ध्यान रखिए। माधवाचार्य ने पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया, बल्लवाचार्य ने किया था। किसने किया था, ध्यान रखेंगे, तो बल्लवाचार्य ने किया था। ठीक है, ध्यान, किसने किया था, तो बल्लवाचार्य ने किया था। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। माधवाचार्य जी ने नहीं किया था पुष्टि मार्ग का, पुष्टि मार्ग का किया बल्लवाचार्य ने। अब बीजक किनके शिक्षाओं का संकलन है, कबीर का। किनका है, कबीर का। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, तो कोई भी कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, अब आते हैं, चलिए, कृष्णदेव राय साहब ने कुछ पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, तो कृष्णदेव साहब ने प्रशासन से संबंधित पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था अमुक्ता मालदय। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी, अमुक्ता मालदय लिखी थी। और साथ में क्या लिखा था, अमुक्ता मालदय के अलावा एक और भी पुस्तक लिखी थी जिनका नाम क्या था, क्या लिखा था, जम्बावती कल्याणम। कौन सा पुस्तक था, जम्बावती कल्याणम, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। अमुक्ता मालदय की बात तेलुगु में लिखी गई पुस्तक है। तो ये तो इधर आना चाहिए, तो मिल तो नहीं रहा है। महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रसन्न की बात करेंगे तो लेखक महेंद्र वर्मन, ये ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद करेंगे मानसोलास। ठीक है, मानसोलास की रचना की बात करेंगे तो मानसोलास की रचना जो था, ठीक है, ध्यान किसने किया था,
सोमेश्वर ने की थी, तो इसकी रचना सोमेश्वर ने की थी, तो ये भी गलत है। मत विलास प्रस्थान की बात महेंद्र वर्मन, कृष्णदेवराय मुक्ता मालदेव हो जाएंगे, तो ये भी गलत है। और साथ में बच कौन गया, क्या नाम है यहाँ पे, ठीक है, सम्रांग गणसूत्र धार, इसकी रचना की बात करेंगे तो परमार राजा भोज ने की थी। ठीक है, किसने की थी, तो राजा भोज ने इसकी रचना की थी, राजा भोज ने की थी। मत विलास प्रश्न तो सही है। ठीक है, मान लो मानसोल्लास की रचना की बात करेंगे तो सोमेश्वर ने की थी। किसने की थी, सोमेश्वर ने की थी, सोमेश्वर ने की थी, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अमुक्ता मालदेव की रचना किसने की थी, कृष्णदेवराय जी के द्वारा अमुक्ता मालदेव की रचना की गई थी। ठीक है, कृष्णदेवराय बहुत ही बड़े शासक थे। बाबर जब लिखता है तो जाके बाबरी, तो उसमें मतलब कृष्णदेवराय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताता है। ठीक है, और कृष्णदेवराय ने एक और भी किताब लिखा थी, जम्बावती कल्याणम। ठीक है, और तेलुगु में लिखा गया मुक्ता मालदेव की वही भूमिका है जैसी भूमिका आपको, ठीक है, इसकी तुलना आप चाणक्य के अर्थशास्त्र भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन के बारे में यहाँ पर भी आपको बखूबी से मतलब दर्शाया गया है। ठीक है, काफी क्लासिकल किताब मानी जाती है मुक्ता मालदेव। ठीक है, ध्यान रखिए कि कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई थी। आप चलेंगे, आगे चलते हैं, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। ठीक है, राजस्व सुधार उन्होंने किया ही था। ठीक है, प्रशासनिक सुधार उन्होंने किया ही था, सैन्य सुधार उन्होंने किया था, मुद्रा प्रणाली में भी उन्होंने सुधार किया था। ठीक है, भू राजस्व में उसने कई मतलब सुधार किया था। ठीक है, उनका जो भू राजस्व था रैयत वाली प्रणाली पे ही आधारित था। ठीक है, बहुत सारे पर बात किए उन्होंने, मतलब भू राजस्व को लेकर उन्होंने रैयत जो था मतलब फसलों की दरों की एक सूची होती थी, वह भी उन्होंने किया। भूमि को मापना और उनका मूल्य का अनुमान लगाने के लिए अधिक सटीक और नियमबद्ध तरीके से सारा काम शुरू किया। मतलब ऐसा नहीं कि अनुमान मतलब टका के भाव से मतलब क्या भूमि का कीमत लगा दी से इतना राजस्व देना, नहीं, भूमि का जैसी उत्पादकता होती थी उनके नपाई के आधार पर उसमें मतलब कर लगाना मतलब इन्होंने शुरू किया। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए तो शेरशाह सूरी भारत के सबसे महान शासक में माने जाते हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी की अगर सबसे बढ़िया अगर कोई चीज थी तो इनकी प्रशासन थी। बहुत ही अल्प शासन था। ठीक है, 1540 से लेके मात्र 1545 तक का इनका 5 वर्षों का शासनकाल रहेगा, लेकिन 5 वर्षों का शासनकाल मुख्यतः प्रशासन के लिए ही जाना जाता है। इन्होंने अपने राज्यों के सरकारों में बांटा था। सरकार दैट मीन्स टाइम का जिला समझ लीजिए। ठीक है, 47 सरकारों में इन्होंने अपने राज्यों को क्या किया था, बांटा था। ठीक है, सैन्य सुधार में इन्होंने बहुत सारा काम किया था। ठीक है, इन्होंने मतलब क्या किया था, प्रत्येक सैनिक के घोड़े पे शाही चिन्ह अंकित किया था। ठीक है, और उस समय फोटो वगैरह तो होता नहीं था, तो उन्होंने चेहरे का भी रिकॉर्ड रखना मतलब प्रारंभ किया, जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी करता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा को दाग देता था। ठीक है, घोड़ा को दागने की प्रथा, लेकिन इन्होंने शाही चिन्ह अंकित करवाया घोड़ा पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब अगर पूछेगा तो सैन्य सुधार जो था, शेरशाह सूरी का जो सैन्य सुधार की बात करेंगे तो किससे प्रेरित था, तो अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरित था। ठीक है, किससे प्रेरित था, अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरित था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा अलग था, इनका अलग था, लेकिन प्रेरणा कहीं ना कहीं से उन्हीं से इनको मिली हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना। मुद्रा प्रणाली में भी इन्होंने मतलब क्या किया, तो दाम नामक सिक्के चला। दाम क्या चीज का था, चांदी का था या फिर सोना का था या फिर तांबा का था, किसका था दाम, चांदी का दाम था। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, पूरा प्राइस मिलता आपको। ठीक है, तांबा का था दाम। ठीक है, कितना का तांबा का था, कितने ग्रेन का था, 380 ग्रेन का था। आज भी ना बोलता है बताओ इसका दाम कितना हुआ रे। ठीक है, बोलते हैं ना, तो दाम कहीं ना कहीं से वही परंपरा में फंसा हुआ है। ठीक है, दाम सिक्का को बोलते थे, तांबा का सिक्का में। अब बोलेगा सर तांबा का दाम ही पूछते थे। ठीक है, कहा नहीं पूछा बताओ इसका रूपक कितना हुआ। ठीक है, चांदी के सिक्के की बात करें तो रुपया बोलते थे। क्या बोलते थे, रुपया बोलते थे। ये चांदी का सिक्का था। ठीक है, ये कितना था, 178 ग्राम का था। आज बोलते ना बताइए इसका रुपया कितना हुआ या फिर दाम कितना हुआ, तो कहीं ना कहीं से आप देखिए दाम क्या होता है, जो छोटा चीज का जो पूछते थे बोलते बताओ इसका दाम कितना हुआ, नहीं 10 रुपया 5 रुपया का इस्तेमाल है तो बोलते दाम कितना हुआ। दैट मीन्स क्या, तांबा का जो सिक्का जो था आम जन के द्वारा प्रयोग की जाती थी, लेकिन जब लंबा लेन देन जब लेना रहता था उसके लिए किसका प्रयोग होता है, रुपया का प्रयोग होता था, जो कि 178 ग्राम का 1 रुपया होता था। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और ये मौजूदा ब्रिटिश मुद्रा का आधार भी है, मतलब ये मौजूदा ब्रिटिश मुद्रा का आधार भी है। ब्रिटिश मुद्रा से कहीं ना कहीं हम भी इंस्पायर है। तो हमारे प्रशासन में भी आप देखोगे तो शेरशाह सूरी के द्वारा बहुत कुछ आपको देखने को आपको मिलता है। ठीक है,
तो रुपया जो था 178 ग्रेन का था, दाम की बात करेंगे 380 ग्रेन का था। ठीक है, शेरशाह सूरी मुख्यतः जाने जाते हैं अपने प्रशासन के लिए। ठीक है, सैन्य सुधार की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? अलाउद्दीन खिलजी से मिली थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। निम्नलिखित शासकों में उसके शासन काल के आधार पे, ठीक है, कालानुक्रम में व्यवस्थित किए। सबके सब जो शासक जो था ना, सबके सब इल्तुतमिश के बाद आया। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा मुबारक शाह। मुबारक शाह की बात करेंगे, ये शासक जो था 1300, ठीक है, 1316 से लेके, ठीक है, 1320 तक मतलब ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज की 1236 में शासक बनता है ये। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज जो था किससे पहले, ये रजिया से पहले शासन नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल, हाँ, इल्तुतमिश के रुकनुद्दीन फिरोज जो था इल्तुतमिश का बेटा ही था। हालांकि कुछ समय के लिए शासक बनता, लेकिन इसके शासनकाल पे इसकी माँ जो थी, जिसका नाम था शाह तुकरान, क्या नाम था, शाह तुकरान ऐसे ही कुछ नाम था। तो इसकी माँ का ही मतलब पूरा जो था छत्रछाया जो था वो था। तो जनता इससे काफी अधिक परेशान होगी, तो बाद में इसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद जनता जो था रजिया को शासक बना देता है। ठीक है, अब आते फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो 1351 से लेके 1388 तक ये शासन जो था, 1351 से लेके 1388 तक के शासक था। आलम शाह की बात करेंगे तो आलम शाह को 1445 से लेकर 1451 तक ये शासक था। टफ क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सबका तारीख याद करने का नहीं, मुझे भी नहीं याद है एक्चुअली में। ठीक है, मैंने बस रुकनुद्दीन फिरोज को याद कर रखा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इसी का पूछता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग क्या कीजिए, प्रसिद्ध शासक जो होता है उनका, प्रसिद्ध शासक में क्या, जो फाउंडर का याद कर लीजिए मेडिवल में, और उस वंश का प्रसिद्ध शासक। जैसे मान लीजिए अगर पूछा गुलाम वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो भाई कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, हो गया। रजिया का याद करना, 36 से 40 रजिया का था, उनका याद कर लीजिए। हर वंश का, बहलोल लोदी का याद कर लीजिए, इब्राहिम लोदी का अंतिम था, उसका याद कर लीजिए। तो हर वंश का एक दो होता, उसको याद करना, बाकी सब नहीं भी। ये बहुत शुरू का 75 क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, अब 75 क्वेश्चन इसके बहुत टफ है, समझ रहा है ना। अभी जो जितने भी अभी हमने डील किया है ये सब लेवल के प्रश्न है, और शुरू के जो 75 जो हमने डील किया था बहुत आसान था, जो कि हमने बोला था भाई कितना आसान दे दिया है, नहीं बोले थे ना कल कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी। ठीक है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में लेवल इससे बहुत कम रहता है। आई थिंक इसके आधा लेवल के क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री का आपको देखने को मिलेगा। मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसका विषय मुख्यतः धार्मिक था, गलत है। मुगल चित्रकला में ध्यान में रखेंगे, चित्रकला में ध्यान रखिए, इसका मुख्य विषय की बात करेंगे, धार्मिक नहीं था। ठीक है, क्योंकि मुगल चित्रकला में आप देखो भारतीय शैली भी आपको देखने को मिलती है, सफाविद की भी शैली आपको देखने को मिलती है। मुख्य रूप से जो चित्र जो बने उसमें धार्मिक जीवन के अलावा आप देखोगे छाया चित्र के, दरबारी जीवन का चित्र बना, प्राकृतिक ऐतिहासिक घटनाओं के सहित बहुत सारी चीज बनता, लेकिन धार्मिक चित्र जो था मुख्यतः नहीं था। अकबर के शासनकाल के दौरान यथार्थवादी चौड़े किनारे चित्रकला में शामिल की गई ये विशेषताएं थी, तो ये गलत है। ठीक है, अकबर के शासनकाल में चित्रकला उतना आगे नहीं बढ़ता, जहांगीर के शासनकाल में सारी चीजें हुआ था। हालांकि अकबर के शासनकाल में चित्रकला का फैक्ट्री स्थापित किया गया था, क्योंकि 67 बीपीएससी में पूछा था। चित्रकला का फैक्ट्री अकबर के शासनकाल में। चमकीले रंगों और अंकलों का प्रयोग इसकी विशेषता थी, तो ध्यान रखिए। 30 नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, चमकीले रंगों और अलंकारों का प्रयोग इसकी विशेषता थी। यहाँ तक कि जहांगीर जो इतना तेज था चित्रकला में, बोलता था अगर मेरे सामने कोई चित्रकला ला के रख दो, और उस चित्रकला की मतलब आंख किसी और चित्रकार ने बनाई, भौं किसी और चित्रकार ने बनाई, मुंह किसी और चित्रकार ने बनाई है, तो मैं देख के बता दूंगा ये चित्रकार कौन है। मतलब इतना अपने आप को पारखी समझता था चित्रकला में, इतना कॉन्फिडेंटली बोलता था। अगर एक चित्रकला में 2-3 लोगों ने भी मिलकर बनाया, 2 चित्रकार में, तीनों को पहचान जाएगा उसको कौन किसने बनाया है। ठीक है, तो चित्रकला जो था मतलब जहांगीर के शासनकाल में एकदम मतलब टॉप पे रहता है। हालांकि एक पूछता चित्रकला का फैक्ट्री किसके शासनकाल में स्थापित किया गया, अकबर के शासनकाल में स्थापित। हालांकि अकबर, जहांगीर, बाबर सबके सब चित्रकला में इंटरेस्ट है, लेकिन होता है ना किसी के समय एकदम चरम पे चला जाता है, तो वो आपका, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, और चित्रकला की अर्थी किसके शासनकाल में उठ गई, तो चित्रकला की अर्थी जो थी औरंगजेब के शासनकाल में उठ गई। ठीक है, एक राइटर है किताब में लिखते हैं, मतलब क्या, एक जो था, कुछ लोग जो थे चित्रकार ही थे, ठीक है, वो अर्थी उठा के जा रहे थे। ठीक है, तो अर्थी पे कुछ था नहीं, तो औरंगजेब ने कटाक्ष किया, बोले क्या क्या कर रहे हो, तो बोले चित्रकला का अर्थी उठा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा कहा जाता है उसके समय में चित्रकला जो था पूरा दिल्ली दरबार से समाप्त हो जाता है, और वही चित्रकला जो था इधर उधर भटकते हुए जगह जगह पे पहुंचता है, तो
जगह जगह पहुंचता था चित्रकार तो ऑलरेडी बेरोजगार हो गए थे, उनको बताना क्या, उनको भव्यता दिखता था, ठीक है। जब वो चित्र बनाते थे दिल्ली दरबार के तो भव्यता था उनकी चित्रकारी में, लेकिन जब उनको जब काम की तलाश में जो आसपास में जो पहुंचे तो भव्यता तो कोई खरीदेगा नहीं, तो उन्होंने आम जनमानस का चित्र बनाया। उसी तरह पटना में भी जब पहुंचे तो मुगल चित्रकला और यहाँ के आम लोगों का जो चित्रकला जब आपस में जब मिला तो पटना कलम का विकास हुआ, ठीक है। तो जगह जगह में मुगल चित्रकला जब पहुंचे, ठीक है, पटना कलम, ठीक है, तो जगह जगह पे जब पहुंचे तो मुगल चित्रकला वह के आम जनमानस की चित्रकला मिलने से बहुत ही क्षेत्रीय चित्रकला का विकास होता है। उनमें से एक आपको पटना कलम है जो कि आपको बीपीएससी में पढ़ना है, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो राजधानी परिवर्तन करता है। कब करता है मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन, ठीक है, तो कब करता है? 1325 में, ठीक है, ध्यान 1325 और 1351 में, 1325 और 1351 के बीच में किया गया था, मतलब उसी 1325 और 1351 के बीच में, ठीक है। कुछ दिन तक उसका राजधानी रहा। क्या लिखा हुआ अफगानपुर संयंत्र कब हुआ था? ठीक है, ये 1325 में ही हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन 1326-27 में किया था। हमें तो वही बोले 26 में, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कब की गई थी? 1296 में की गई थी, ठीक है, 1296 जलाउद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अब तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था, ठीक है, 1192। मुझे 1325-26 याद आ रहा था, एग्जैक्ट डेट नहीं पता था, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा बता था ना 1326-27, ठीक है। अब मिला लीजिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तराइन हो जाएगा, तराइन के बाद इसकी हत्या होगी, उसके बाद ये अफगानपुर संयंत्र हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद मतलब पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये अफगानपुर संयंत्र क्या था मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक पर 1325 में अफगानपुर संयंत्र मामले में सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का आरोप है, ठीक है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो था ना, उसकी हत्या का आरोप है, ठीक है। मतलब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो था बंगाल विजय करके जब लौट रहा था, ठीक है, तो दिल्ली में सीमा से प्रवेश करने से पहले लकड़ी का मकान, लकड़ी का एक मतलब स्वागत समारोह के लिए मतलब बनाया गया था, तो उसी में गयासुद्दीन तुगलक को लकड़ी का जो महल गिरने से मतलब क्या होती है, उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। ये आरोप लगता है मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी हत्या करवाई, ठीक है। साथ में कौन शामिल था? तो हुनूज दुल्ली दुरस्तस्ती, किसने बोला था? किसका कथन है? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया जो था गयासुद्दीन तुगलक से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक से उसकी काफी अच्छी बनती थी, तो बोला जाता दोनों ने मिलकर मतलब हत्या करवाई थी, तो उसी को बोलते अफगानपुर संयंत्र बोलते। हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये बस आरोप है। 1325 की घटना है, ठीक है। चलिए आप चलते आगे चलेंगे। कौन सा प्रश्न है? सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं की सामाजिक स्थिति दयनीय थी। बिल्कुल, सल्तनत काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है। सल्तनत काल के आरंभिक काल में चांदी का टाका और तांबे का जीतल प्रमुख रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा थे। बिल्कुल, तो ये चांदी का टाका और तांबे का जीतल की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई मुद्राएं है, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या नाम है? चांदी का टाका और तांबे का जीतल, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक काल में इसका प्रारंभ किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते थे दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर की बात करेंगे सी, ठीक है। चलिए, भक्ति संत लाल देद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। क्या नाम है इनका? लाल देद, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वैष्णव भक्ति संप्रदाय से संबंधित है, तो गलत है, ठीक है। लाल देद की बात करें वैष्णव से नहीं थे, शैव संप्रदाय से थे। किससे थे? शैव संप्रदाय से थे, ठीक है। और विशेष रूप से कश्मीर परंपरा से ये जुड़े जाते हैं। उनके छंदों और बाक के रूप में जाना जाता है, जो कश्मीरी भाषा में। बिल्कुल, तो ध्यान रखिए, बोला ना कश्मीर संप्रदाय से है तो कश्मीरी भाषा में है, ठीक है। तो ये तो पहला तो गलत हो गया ना। आपको कौन सही थे? केवल दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान कला और स्थापत्य कला के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। बिल्कुल ठीक है।
कव्वाली के नाम से प्रचलित संगीत की एक नई, इसलिए अमीर खुसरो ने मतलब इसका जन्म दिया। बिल्कुल, ये भी आपका सही है। ठीक है, कव्वाली किसका है? तो अमीर खुसरो जी का। ठीक है, एक और भी होता है कव्वाली के अलावा, एक और भी किसी से दिया था ना, सितार, क्या था इसका? ठीक है, तो कव्वाली भी इनका दिया हुआ है। क्या? तबला वही अक्षर किया था ना। तबला की सितार। ठीक है, वही किए थे। सितार। ठीक है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था? क्यों उन्होंने मतलब क्यों किया था बाजार सुधार? अलाउद्दीन निम्नलिखित में कौन सा बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो था उसने शुरू नहीं किया था। किसने किया था? एमबीटी। बेटी। अभी जो आप मुद्रा का जो प्रयोग करते हो, आपके पास अभी जो भी होगा 500 का नोट होगा, तो मान लीजिए क्या है वो सांकेतिक मुद्रा ही है। ठीक है, और सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रा का एक्चुअल वैल्यू ना हो। ठीक है, अगर मान लीजिए सोना का मुद्रा का हम अगर अगर मेरे पास अगर सोना का अगर मान लीजिए कोई सिक्का है, तो सोना का सिक्का मान लीजिए अगर 1 ग्राम का है तो उसका कीमत उतना होगा। मार्केट में जाएंगे तो इतने, मान लीजिए मेरे पास एक सोना का सिक्का है, उसको जाएंगे तो मान लीजिए सोना का सिक्का है तो उसका अगर 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम के बराबर हमको कीमत मिल जाएगा। लेकिन भारत सरकार अगर रातों रात अपना इससे मतलब हटा ले, अपना विश्वास को हटा ले, तो 500 रुपया कौड़ी के भाव में भी नहीं बिकेगा। ठीक है, क्योंकि इसका रियल वैल्यू इसका 0 है। यही सांकेतिक मुद्दा। हालांकि एमबीटी ने इसको शुरू किया था, बहुत आगे चल के शुरू किया था। उसकी कोई भी योजना अगर आप देखोगे तो भले उस समय प्रासंगिकता उसकी नहीं झलकती है, लेकिन सबसे विद्वान था सल्तनतकालीन शासकों में, और उसका आगे चल के उसकी काफी अधिक प्रासंगिकता झलकती है। हालांकि कुबलाई खान से प्रेरित था, हालांकि चीन में भी फ्लॉप हो गया तो इसको नहीं लाना चाहिए, लेकिन वो भी भारत में प्रयोग किया। और सबसे पहली बात, जनता ने भी सपोर्ट नहीं किया। अगर मान ली सरकार को योजना लेकर आती है, अगर लोगों के द्वारा अगर सपोर्ट नहीं होगा तो कभी भी सफल नहीं होगा। तो ये योजना इसको फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। ठीक है, वर्तमान स्वरूप में जिस मुद्रा का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो एक सांकेतिक मुद्रा ही है। ठीक है, जिस मुद्रा का एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, आज मोदी जी बोल रहे हैं आज के रात के 10 बजे से 500 और 1000 रुपए का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ठीक है, इस मुद्दा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं भारत में आज के बाद से सोना का मुद्दा नहीं चलेगा, तो कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, दूसरा जगह जाकर बेचेंगे, क्योंकि सोना का तो एक्चुअल वैल्यू है ना, लेकिन मुद्रा तो कहीं पे जाके चला नहीं सकते हो। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने हजरत आला की उपाधि धारण की। बिल्कुल। ठीक है, जब बंगाल के शासक नुसरत शाह को जो पराजित करता है तो उसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नुसरत शाह को पराजित करने के बाद चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी बाबर के बीच में लड़ी गई, तो गलत है, हुमायूं के बीच में लड़ी गई। शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद खान था। बिल्कुल, शेरशाह सूरी के नाम फरीद खान था, लेकिन उसने बचपन में एक शेर को मारा था। उसका बिहार के सासाराम का जो शासक जो थे बहार खान लोहानी, ठीक है, उन्होंने मतलब शेर खान की उपाधि दी थी। शेरशाह सूरी कन्नौज की लड़ाई में बाबर से हार गया। नहीं, कन्नौज की लड़ाई में तो उसने पराजित किया था ना इसको, हुमायूं को। ठीक है ना, कि बाबर से हारा था। ठीक है, तो पहला गलत है। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई की बात करेंगे तो पहला लड़ाई जो है चौसा की लड़ाई जो थी, या दूसरा लड़ाई को कन्नौज या बिलग्राम का भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो 1 का 3 की बात करेंगे, स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी 2 4 स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कन्नौज जो पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वो लड़ाई हुमायूं के साथ उसकी लड़ी गई थी। आत्मकथा तुजक के बाबरी, जिसे बाबरनामा ने लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी गई, तो पहला गलत है, क्योंकि ये तुर्की में लिखी गई थी। तुजक के बाबरी किस में लिखी गई थी? तुर्की में लिखी गई थी। ठीक है, तर्किस में। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी थी, तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है। मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी थी, और तुजक के बाबरी की बात करेंगे तुर्की में लिखी गई थी। ठीक है, चाहे बात करेंगे तुजक के जहांगीरी की बात करेंगे तो वह भी तुर्की में ही लिखी गई थी। ठीक है, तुजक के जहांगीरी को लिखना प्रारंभ किया था किसने? जहांगीर ने, लेकिन उसको पूरा नहीं किया था। उसको पूरा किया था मोतबिद खान ने। किसने पूरा किया था? मोतबिद खान ने उसे क्या किया था? पूरा किया था। ठीक है, चलिए। और ये सेट जो था बहुत अच्छा बना, मतलब हो सकता है हिस्ट्री में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा हो, लेकिन पिछले जो सेट मैंने जो इसका डिस्कशन करवाया था उसके कंपेरिजन में सेट क्या है, काफी अच्छा मुझे लग रहा है अभी तक। ठीक है, मध्यकालीन भारत के शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी एक दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी, तो ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, खत्म किया था दीवाने अर्ज को। ठीक है, उसने मतलब क्या किया था ना, दीवाने अर्ज को मतलब क्या किया था,
बलबन के समय में स्थापना हुआ था, न कि इसके समय। दीवाने अर्ज तो तब बलबन के समय था, ठीक है, ये एक नया विभाग बना था बलबन के टाइम। अब बोलोगे दीवानज अर्ज में जो सशक्ता जो प्रदान जो की गई थी, टेक ओवर जो कर लिया था दीवाने अर्ज को, बस शासक कभी भी दीवाने मतलब कोई भी विभाग को शासक डायरेक्टली नहीं संभालता, लेकिन इसने बोला से नहीं, सैन्य विभाग को हम क्या करेंगे, खुद ही संभालेंगे, क्योंकि उसने मतलब मंगोल आक्रमण से डरने के लिए इसने बहुत बड़ी एक सेना खड़ा कर दी थी। उसके प्रबंधन के लिए मतलब सैन्य विभाग का जो गठन जो बलबन के समय जो किया दीवाने अर्ज का, उसका कंट्रोल जो था इसने अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। और इसने बोला हम सैनिकों को क्या क्या नगद देंगे, क्या देंगे, नगद देंगे। और उसके बाद नगद देने के लिए पैसे बहुत चाहिए थे, इन्होंने बोला हम सैनिकों को क्या करेंगे, सामान सस्ता देंगे। अगर मान लीजिए आपको पैसा ही मिलता तब जरूरत पे ही तो खर्च करोगे ना। तो मान लीजिए 10 रुपया का सामान अगर आपको 5 रुपया अगर मिल रहा है और सैलरी आपकी कम भी है, क्या फर्क पड़ता है। आज से 20 साल 25 साल पहले लोगों की सैलरी कितनी होती, 2000 3000 मैक्सिमम हो गया। सामान का भी दाम तो बहुत कम था, फर्क नहीं पड़ता है। वही सैलरी लोगों का 30,000 40,000 50,000 है, लेकिन फिर भी असर पड़ रहा है। तो इसने मतलब क्या किया, दीवाने अर्ज को अपने हाथों में ले लिया। साथ में इसने कौन सी व्यवस्था लेकर आई, कौन सी व्यवस्था लाई, ठीक, क्या बोलते उसको, बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया, ठीक है। ताकि मतलब सैनिकों को बाजार नियंत्रण प्रणाली लेके आने का उद्देश्य क्या था, सैनिकों को सस्ता सामान उपलब्ध कराना, और इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। अभी आप देखते हैं ना, आर्मी का जो कैंटीन जो होता है, क्या होता है, मार्केट में 10 रुपया का सामान को सैनिक के 5 रुपया 6 रुपया मिल जाता है, क्या है वो, बाजार नियंत्रण प्रणाली से वो भी प्रभावित है, ठीक है। बलबन ने घोड़ों को दागने की अपने सैन्य तकनीक की शुरू की, ठीक है। तो ये गलत है, बलबन ने किया था, ठीक है, किसने किया था, खिलजी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने खुरासान इराक का ट्रांसअक्सियाना पे विजय प्राप्त करने 3,70,000 लोगों की सेना खड़ी की थी। तो तीसरा वाला भी गलत है, ये मूर्खई जो किया था मोहम्मद तुगलक ने किया था। क्या हुआ था ना, खुरासान के और इराक और ट्रांसअक्सियन से भारत में हमेशा आक्रमण होते रहता था, ठीक है। तो जब वहां पे इनएस्टेबिलिटी होती है तो यहाँ पे एमबीटी प्लान करता है, वो बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। इस बार हम करेंगे ना, उन लोग को क्या करेंगे, आश्चर्यचकित करेंगे, मतलब सरप्राइज अटैक करेंगे, ठीक है। और उसने 3,70,000 लोगों की एक सेना तैयार की और उनको 2 साल का मतलब अग्रिम सैलरी दे दिया। लेकिन होता क्या है, खुरासान में मतलब स्टेबिलिटी आ जाता है, वहां पे शासक ठीक ठाक हो जाता है, ये प्लान कैंसिल हो गया। ट्रांसअक्सियाना क्षेत्र में आक्रमण करने जाता है तो वहां पे इतना ना ठंडा होता है, इतना ना ज्यादा ठंडा होता है, उसमें मतलब लगभग सारा सेना मतलब होता है फंस जाता है ठंडा में, मर भी जाता है। तो ये भी प्लान जो था उसका बहुत अधिक फ्लॉप हो जाता है। और साथ में 2 साल का सैलरी देना, वो भी मतलब राजस्व के लिए बहुत अधिक एक चुनौती वाली रीजन था। अब फिरोज शाह तुगलक ने अलग दास विभाग की स्थापना की, बिल्कुल सही है। इनके समय दासों की संख्या सबसे ज्यादा थी, 1,80,000 दास इसके समय था, ठीक है। इस विभाग को दीवान बंदगान के नाम से जानते थे। बंदगान का मतलब क्या होता था, दास होता था। इसके समय दासों का विद्रोह भी हुआ था। दासों की संख्या इसके समय 1,80,000 थी, ठीक है। हालांकि दास से जो काम जो करवाए जाते थे तो वो बहुत नीचा काम नहीं होता, दास कहने को दास था, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी थी समाज में, ठीक है। वो अमेरिका वाला दास नहीं था जो जिससे मतलब बहुत ही निम्न स्तर के काम। ये दास क्या काम करते थे, युद्ध में मुख्यतः भाग लेते थे, ठीक है, लड़ाई लड़ने के लिए मतलब इनका प्रयोग होता था। यही वजह से मध्यकालीन के समय दासों की स्थिति इसलिए अच्छी थी, ज्यादातर शासकों ने दासों को बढ़ावा दिया, अपने दामाद तक बनाया, अपने शासक के तौर पे भी नियुक्त किया। जैसे गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, दास था। कुतुबुद्दीन का इल्तुतमिश क्या था, वो भी दास था। तो दासों की स्थिति मतलब अच्छी थी, ठीक है। चंदावर का इल्तुतमिश और जयचंद के बीच लड़ा गया था, तो ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश और जयचंद, चंदावर के तो गलत है ना। क्या हो जाएगा, चंदावर के युद्ध में कौन था, मोहम्मद गौरी और क्या था, मोहम्मद गौरी और जयचंद था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा था चंदावर के युद्ध में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसा क्या था, क्योंकि गौरी का गुलाम था वो, तो चंदावर के युद्ध में गौरी की तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो था आपको आगरा के पास में, चंदावर जो था आगरा के पास में पता, यमुना नदी के किनारे लड़ा गया। तो बहुत डिटेल्स में पूछेगा तो बताएगा, बोलो चंदावर की लड़ाई जो थी किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो आगरा में लड़ा गया था, यमुना नदी के आसपास में, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हुआ चंदावर का युद्ध जयचंद विजयी हुआ, तो गलत हो गया। चंदावर के युद्ध में जयचंद जो था पराजित हो गया था, ठीक है, न कि विजयी हुआ था। युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। मध्यकालीन भारत के दौरान जनजातीय समूहों के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। ये कई असमान वर्गों में विभाजित थे, गलत है। यदि कुछ जनजातीय समूह में आंतरिक पदानुक्रम
और विभाजन थे, यद्यपि उन्हें केवल असमान के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। ये सामाजिक संरचनाएं अक्सर जटिल होती थी और जनजातीय समूहों के भीतर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए टूटती थी, तो वो ये गलत है। ठीक है, प्रत्येक जनजाति के सदस्य, ठीक है, सगोत्रा के बंधन में एक दूसरे से जुड़े थे, बिल्कुल ठीक है, ये आपका सही है। वे आमतौर पर मैदानी इलाकों में रहते थे जहां पहुंचना आसान था। ठीक है, तो गलत है, मैदानी इलाकों में नहीं रहते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। ध्यान में रखेंगे, जहां पहुंचना क्या होता था, कठिन होता था। तो केवल आपका बोला कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है। दैट मीन्स क्या है, एक ही ऑप्शन आपका केवल सही है, केवल 2 नंबर ऑप्शन सही है। पहला और तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। नाथपंथी सिद्धों और योगियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, नाथपंथी, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट, उन्होंने पारंपरिक धर्म, सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। ठीक है, बिल्कुल, सामाजिक व्यवस्था, अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना तो की थी। वो संसार में त्याग के पक्षधर थे, तो बिल्कुल थे। उनके अनुसार मोक्ष व मार्ग निराकर परम वास्तविकता पर ध्यान में नहीं थे। ठीक है, तो ये भी सही है। ये समूह विशेष रूप से निम्न जातियों के बीच लोकप्रिय हो गया, बिल्कुल, निम्न जातियों के बीच में, मतलब नाथपंथी, श्रीधर, योगी का संपूर्ण। चाहे मान लीजिए आप भक्ति आंदोलन चलता, तो भक्ति आंदोलन में देखोगे तो कोई नाई है, तो कोई मतलब मोची है, तो कोई मतलब यहाँ तक कि कोई बुच्चर भी है, ठीक है, जो कि मांस को काटता है, वो लोग भी मतलब भक्ति संत के रूप में आगे आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो थे निम्न जाति में काफी अधिक मतलब क्या थे, लोकप्रिय हो गए थे। ठीक है, सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल शासन के दौरान सूफीवाद का भारत में आगमन हुआ, गलत है। ठीक है, सूफीवाद का आगमन, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से पहले हो जाता है। ठीक है, 10वीं 11वीं शताब्दी में ही मतलब क्या होता है, मुगल दिल्ली सल्तनत के अधीन या फिर दिल्ली सल्तनत से थोड़ा पहले, फिर दिल्ली सल्तनत के समकालीन समझिए, भारत में सूफीवाद का आगमन होता है। ठीक है, सूफी संतों ने मानवता, सहिष्णुता पर आधारित नया धर्म स्थापित किया। तो देखिए, सूफी संत जो थे, ठीक है, कोई भी धर्म स्थापित नहीं करता, ये कहना गलत होगा। हालांकि ये भी कहेंगे सिर्फ पूरी तरह इस्लाम से इसको जोड़ देंगे, तो वो भी गलत है, क्योंकि इस्लाम में शुद्धिकरण की बात करते थे। इस्लामों में जो गलत जो चीजें जो इस्लाम में जो फैल रही थी, उसको खत्म करने के लिए सूफीवाद का तो जन्म तो हुआ था, एक पूरी तरह के इस्लाम से कनेक्टेड भी नहीं था। इन्होंने कभी भी एक नवीन धर्म का स्थापना नहीं किया। उन्होंने स्वतंत्र विचार, आदर विचारों पर जोर देने के लिए कुरान का बहिष्कार किया है। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, कुरान का कभी भी बहिष्कार नहीं किया, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कुरान का कभी भी इन्होंने क्या किया, बहिष्कार नहीं किया था। तो आपके क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे, आपका तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, आप चलते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। इब्न बतूता, इब्न बतूता कब आया था, तो इब्न बतूता की बात करेंगे 1333 में आया था, पता ही आपको। अल-बरूनी की बात करेंगे, अल-बरूनी की बात 11वीं शताब्दी के आसपास आपको अल-बरूनी भारत में आया था। 1025 में आया था ना, उसके साथ गजनी के साथ। ठीक है, तो वही 11वीं शताब्दी में मैंने बोला। ठीक है, मनुची की बात करेंगे, मनुची, ठीक है, तो मनुची आपको ध्यान में रखेगा। मनुची कहाँ से आया था, इताबली से आया था। ठीक है, उसने इताबली से आया था, विजयनगर में। हाँ। बैटिस्टो ट्रेवनियर्स की बात करेंगे तो फ्रांसीसी रत्न का व्यापारी था। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपको कौन आएगा, सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले आपका आएगा, तो ध्यान में, सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी के बाद इब्न बतूता आ जाएगा। दोनों मध्यकालीन थे, ये दोनों मॉडर्न इंडिया के हैं। ठीक है, दोनों मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न में नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेडिवल में ही कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कौन आ जाएंगे, ट्रेवनियर आएगा। ट्रेवनियर के बाद मतलब क्या आ जाएगा, मनुची आएगा। ठीक है, एक बार लिख दे रहा हूँ, अल-बरूनी जो था ख्वारिज्म से आया था, फारस कह लीजिए। ठीक है, ट्रेवनियर तो शाहजहां औरंगजेब के टाइम में आया था। हाँ, ठीक है। इब्न बतूता की बात करेंगे तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आएंगे, ट्रेवनियर की बात करेंगे तो फ्रांसीसी रत्न व्यापारी था, शाहजहां के शासनकाल में आया था। इसकी किताब है ट्रेवल्स इन इंडिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ट्रेवल्स इंडिया, ये भारत में 6 बार आया था। ठीक है, ट्रेवनियर की बात करेंगे तो भारत में लोग 6 बार आया था। ठीक है, मनुची की बात करेंगे तो ये इटली से आया था, और इसने दारा सिको को, ठीक है, दारा सिको को, ठीक है, तोपची के रूप में अपनी सेवा दी थी। ठीक है, बाद में इसको चिकित्सा के लिए, दारा सिको की जब हत्या कर दी जाती है, तो औरंगजेब ने मतलब क्या किया, इसको अपने चिकित्सक के रूप में मनुची को रख लिया था। ठीक है, उसके बाद इसकी एक पुस्तक है। ठीक है, इसकी पुस्तक है एस्टोरिया डू मैगोर। ठीक है, मनुची की कृति की बात करेंगे तो एस्टोरिया डू मैगोर। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी,
तो ध्यान में रखना है। टर्म का तो जीतल और टाका इल्तुतमिश के द्वारा दोनों का दोनों शुरू किया गया था। दाम और रुपया की बात करेंगे तो शेरशाह सूरी हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 और 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। दीवाने अर्ज की बात करेंगे तो क्या था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग समझता था। दीवाने रिसालत की बात करेंगे, दीवाने रिसालत जो था धार्मिक मामलों से संबंधित था, वो रसालत था, रिसालत नहीं था, ठीक है। अच्छा, दीवाने इंसा की बात की, दीवाने इंसा जो था, ठीक है, पत्राचार कहाँ से गया, हाँ। और दीवाने बिजारत जो था ये वित्त विभाग का था, ठीक है। अगर विदेश मंत्री अगर पूछा रसालत हो जाएगा, ठीक है, रिसालत नहीं, वो रसालत होता है, अच्छा ठीक है। रिसालत है, ठीक है, धार्मिक मामलों से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। अब 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगीत सुधाकर की रचना किसने की थी? तो संगीत सुधाकर की रचना बिल्कुल, तो कलहन तो गलत दिया, कलहन ने राष्ट्ररंगिणी की रचना की थी, ठीक है। तो पहला वाला की बात करेंगे, गलत है। संगीत सुधाकर की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्या नाम है, हरिपाल के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? संगीत सुधाकर हरिपाल के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, बृहदेशी की रचना, ठीक है, मांतक, ठीक है, मांतक मुनि के द्वारा की गई थी, मतंग मुनि कहते थे, बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट चतुर्दंकी प्राशिका की रचना, ठीक है, बेकंट माकी के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। संदीप सुधाकर की रचना की बात करेंगे तो हरिपाल है, क्या है, हरिपाल है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कलहन किसकी, राष्ट्ररंगिणी की रचना है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो 2 ऑप्शन सही है, तो मतलब बी और, ध्यान में रखेंगे, आपका सही है। अब लोग चलते आगे, चलेंगे आगे, कौन सा प्रश्न वो भी देखते हैं, ठीक है। इस्लामिक विद्वान अल-बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपको पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, पहला स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, उनका लेखन भारत से प्रभावित था, बिल्कुल। उनका लेखन की बात करेंगे, तहकीक हिंद उसने लिखा था ना, तारीख हिंद या फिर तहकीक हिंद कह लीजिए, भारत का इतिहास भारत से प्रभावित था। वो एक संस्कृत के विद्वान थे, बिल्कुल, वो संस्कृत का भी अच्छा विद्वान था, ध्यान में रखेंगे। क्योंकि वो भारत में जब पहुंचा तो भारत के चीजों को समझने के लिए, भारत को ग्रंथ को समझने के लिए उसने संस्कृत सीखी थी, ठीक है। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात की, वो भी सही है। धर्मनिरपेक्ष लेखक था, गलत हो, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, ठीक है। क्योंकि मतलब इसलिए धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था क्योंकि उसने महमूद गजनबी के जो गलत काम जो था ना, उसके बारे में उसने कोई चर्चा नहीं दी है। जैसे महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया तो उसके बारे में चर्चा करता और उसको जानकारी को निष्पक्ष रूप से, मतलब भारतीय के विचार के उसे निष्पक्ष रूप से उसको प्रस्तुत कर दे, या फिर गजनबी का मतलब निंदा करता, तो ऐसा कुछ ने उसने नहीं किया। तो वह एक, ध्यान रखेगा, एक निष्पक्ष लेखक नहीं था। वे त्रिकोणमिति के विशेषज्ञ थे, बिल्कुल, गणित का भी उसको अच्छा जानकारी था, ठीक है, लेकिन वो सेकुलर शासक नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी की बात करें, 1, 2, 4 जो था वो भी सही है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, महमूद गजनबी जो तहकीक हिंद जो लिखता है अपने से नहीं लिखता, मोहम्मद गौरी के कहने पे लिखता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐबक के सिक्के पर एक तरफ देवी लक्ष्मी का चित्र जबकि दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ था। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही, आपका किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, गौरी का था, ऐबक का नहीं था, किसका था वो, गौरी का था, सॉरी, गलत है। बंगाल के सैन्य राजाओं की राजधानी नदिया पर तुर्की सेना का कब्जा कर लिया गया था, बिल्कुल ठीक है। लखनौती बख्तियार खिलजी की राजधानी थी, तो ये भी सही है, लखनौती बंगाल में पड़ती थी, लखनौती, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला नालंदा को नष्ट कर दिया और उदंतपुरी पर अधिकार कर लिया, तो ये भी सही है, आपका ध्यान में रखेंगे। हालांकि मोदी जी ने उनका फिर से पुनः उद्धार कर दिया है, ठीक है। 2, 3, 4 की बात करेंगे, आपका सही है। आप चलते आगे चलेंगे, मुहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। उसकी सेना के लिए अलग विभाग दीवान अमीर को ही की स्थापना किया था। अमीर को ही कृषि का विभाग था, न कि मतलब सेना का विभाग था, ठीक है। उसने किला सा तुगलकाबाद का निर्माण किया था, ये भी गलत। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण किया था। उसने राजधानी को दिल्ली से दैमाबाद हस्तांतरित कर दिया था, ये भी गलत है, दैमाबाद नहीं होगा, दौलताबाद होगा, ठीक है। उसने चांदी के सिक्के टाका के स्थान पर तांबे का जीतल चला था, ये भी गलत है क्योंकि उसने चांदी, मतलब उसने क्या किया था, चांदी का जो सिक्का जो था टाका का था, तांबे का जो सिक्का चला उसका नाम क्या था, जीतल चलाने का आदेश दिया है, ठीक है। हाँ, तो उसके स्थान पे नहीं चलाया था, ठीक है, उसके समकक्ष चलाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के
टाका, चांदी के सिक्के टाका के स्थान पे तांबे का सिक्का जीतल चलाया और आदेश दिया कि इसे टाका के समकक्ष स्वीकार किया जाए। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, मतलब मान लीजिए जितना चांदी का वैल्यू उतना मतलब क्या होगा तांबा का वैल्यू, मतलब समझ रहे हैं ना, यही को बोलते, क्या बोलते उसको, क्या बोलते उसको, अभी थोड़ा पहले हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, मतलब तांबे का तो कभी भी इसके वैल्यू, तो ये महंगा है, ये सस्ता, इसके बराबर तो इसका वैल्यू हो नहीं सकता, लेकिन उसने इसके बराबर इसको कर दिया। ठीक है, इस सारे के सारे उसने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का जीतल चलाया। कौन सा कथन गलत है? ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसको सही कैसे करें, चौथा तो सही नहीं कर सकते, हालांकि सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो प्रश्न देखिए, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ही इंट्रोड्यूस ए कॉपर कॉइन जीतल इंस्टीड ऑफ ए सिल्वर कॉइन। इंस्टीड मतलब उसने जगह पे तो नहीं किया था ना, उसके समकक्ष किया था। कॉपर मतलब जगह पे, जगह के कहने का मतलब क्या है, मतलब जीतल को बंद कर दिया, सॉरी इसको बंद कर दिया, उसके लिए कभी जीतल चला दिया, उसने समकक्ष चलाया था। ठीक है, इसीलिए इसको गलत लिया रहा, केवल 4 तो 1 2 3 तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए सारे के सारे इसमें गलत। लोदी राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना, विचार करना। इब्राहिम लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी थी, गलत है। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी कविता लिखने का शौकीन था। सिकंदर लोदी जो था आगरा शहर का संस्थापक भी था, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब देखेंगे, लोदी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था, जो कि युद्ध भूमि में मारा गया, ये भी ठीक है। अब 1504 में आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, 1506 में इसको क्या किया था, तो राजधानी भी बना लिया था। ठीक है, 2 और 3 की बात करेंगे, आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। हरियत द्वितीय ने गोवा, चौल और दाभोल बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, हरियत द्वितीय ने मतलब क्या इन बंदरगाहों पर नियंत्रण किया था। महाराजा धीराज की उपाधि संगम राजवंश के बुक्का प्रथम ने धारण की थी, तो गलत है, बुक्का प्रथम ने नहीं की थी, हरियत द्वितीय ने की थी। किसने की थी? हरियत द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि की बात करेंगे तो हरियत द्वितीय ने मतलब क्या थी, धारण की थी। सुल्तान कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना की, तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो तीसरा नंबर सही है। ठीक है, कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे तो आपका सॉरी 2 3 सही है ना, 1 और 3 और सही। इसका ऑप्शन ही नहीं है, कौन सा गलत है? अच्छा, ओनली तो केवल 2 गलत है। ठीक है, कौन गलत है? तो केवल 2 गलत है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो केवल ये गलत है। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, अष्टदिग्गज शिवाजी से संबंधित है, तो अष्टदिग्गज की बात करेंगे तो शिवाजी से संबंधित नहीं थे, ये कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। ठीक है, शिवाजी से क्या होगा, अष्टप्रधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्टप्रधान जो था शिवाजी से थे, न कि अष्टदिग्गज। अष्टप्रधान कृष्णदेवराय से थे, तो ये भी गलती हो गया। ठीक है, कृष्णदेवराय से अष्टदिग्गज और शिवाजी से अष्टप्रधान। अमुक्ता मलदाई की रचना की बात करें, कृष्णदेवराय ने की थी, तो बिल्कुल आपका तीसरा नंबर सही है। और अब गलत पूछ रहा है ना, तो 1 और 2 की बात करेंगे, आपका गलत है, बाकी तीसरा सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक मकबरा अनारकली बाजार के पास लाहौर में स्थित है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, मकबरा की बात करें, क्या बोलते हैं, चौगान पोलो खेलते हुए दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। अनारकली बाजार के पास में लाहौर में इसको दफना दिया गया है। ठीक है, इल्तुतमिश कुतुब मीनार के 3 मंजिलें बनवाई, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिलें बनवाई। बिल्कुल ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 मंजिलें बनवाई थी, क्योंकि क्या होता है, मंजिल बनाने के बाद कुछ हिस्सा जो तूफान में टूट गया, तो उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी करवाया था। सिकंदर लोदी जो था उसको थोड़ा फर्शिंग वगैरह करवा दिया था। सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, चारों का योगदान आपका रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुनर्निर्माण करवाने का काम जो था, बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त जो हो गया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने अमीर उल मोमिन या वफादारों का सेनापति की उपाधि धारण की। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इसमें कभी भी ध्यान में रखेंगे, इन्होंने मतलब अमीर उल मोमिन या फिर वफादारों के सेनापति की उपाधि धारण की थी, ध्यान में रखना है। ठीक है, खलीफा सिक्का पे मतलब खलीफा का नाम अंकित करवाया था, अपना नाम नहीं अंकित करवाया था। ठीक है, मतलब खलीफा के बिहाफ पे ये शासन कर रहा था, अपने आप को स्वतंत्र शासक इसने घोषित नहीं किया था। गयासुद्दीन बलबन ने उत्तरी भारत में एक नई द्विधात्मिक सिक्का प्रणाली शुरुआत की, जो 11 ग्राम चांदी का टाका और तांबे का जीतल था। तो तीसरा वाला की बात करें, गलत हो जाए, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं किया, तो किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 2 3 की बात करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सही है।
दिल्ली सल्तनत काल में, ठीक है, शासकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सतलुज नदी दिल्ली सल्तनत और मंगोलिया के बीच में सीमा थी। सतलुज नदी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में सतलुज नदी दिल्ली सल्तनत और मंगोलिया के बीच में सीमा थी। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मंगोलिया के बीच में सतलुज नदी नहीं थी, रावी नदी। कौन सी थी? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी थी, ठीक है। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। ध्यान रखते, गाजी मलिक की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का, जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं गाजी मलिक को, ठीक है, तो वो जो था इसका फाउंडर था, ठीक है, गाजी मलिक के नाम से। घड़ी कर और चरागार का मोहम्मद तुगलक के द्वारा लागू किया, तो ये भी गलत है, क्योंकि घड़ी कर की बात करेंगे और अलाउद्दीन चरागाह खिलजी कर जो द्वारा था, बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इसको लागू किया था, ठीक है। और सल्तनत काल के दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये आपका सही है, ठीक है। तो कौन सही है? तो 2 और 4 की बात करेंगे, सही है, मतलब 1 और 3 की बात करेंगे आपका क्या है? तो गलत है, ठीक है। अब चलेंगे 122 नंबर क्वेश्चन। नागलापुरम शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने करवाई थी। बिल्कुल अपने माँ के नाम से करवाया था। नागलापुरम सही है। निकोले डी कोंटे की ताबली आतिश देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, तो ये भी आपका शासन सही है। देवराय द्वितीय ने नहीं आंध्र सर, भोज को परिधान किया। निकोलो कांटी देवराय फर्स्ट के समय में आया था ना। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फर्स्ट तो लिखा हुआ है, ठीक है। देवराय द्वितीय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, गलत है। कृष्ण देव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, देवराय द्वितीय ने नहीं की थी, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत के सभी शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली बताया, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो 1, 2, 4 की बात करेंगे। आपका एक क्या है भाई? 1, 2, 4 कौन सा कथन गलत है? तो केवल 3 नंबर गलत है, ठीक है। मतलब 1, 2, 4 की बात करेंगे, आपका सही है। कालीकोटा की लड़ाई की बात की, जिसको राक्षसी तंगी की लड़ाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कब हुई थी? 1565 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य मुगलों के बीच में लड़ा गया था, गलत है। विजयनगर की सेना बड़ी होने के बावजूद भी बुरी तरह से पराजित हो गई, बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़ाई की बात करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य और साथ में क्या, तो दक्कन सल्तनत के बीच में लड़ा गई थी, जिसमें कौन था? बीजापुर था, ठीक है, गोलकुंडा था, अहमदनगर था, बिदर था। कोर नहीं था, तो दक्कन सल्तनत में बरार नहीं था, ठीक है, बरार नहीं शामिल था। तो कौन कौन शामिल था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बिदर जो था इसमें शामिल था। बरार इसमें शामिल नहीं था। आप इसे ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो केवल की केवल 2 इसमें सही है, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना इस्माइल आदिल ने की थी, ठीक है। तो बहमनी समाज की स्थापना की बात इस्माइल आदिल ने की थी, तो गलत है, ठीक है। बहमनी समाज की स्थापना हसन गंगू बहमन शाह ने की थी, ठीक है। हसन गंगू ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को समाप्त कर दिया, बिल्कुल ठीक है। ये मतलब ये कोई अच्छा काम किया था, लेकिन इसकी करनी मजबूरी थी, क्योंकि बगल में जो शासक जो था वो हिंदू शासक था, विजयनगर सम्राट। तो अगर जजिया कर को अगर समाप्त नहीं करता तो पूरे हिंदुओं को विजयनगर साम्राज्य को समर्थन मिल जाता और ये इसका वंश आगे बढ़ भी नहीं पाता, क्योंकि दोनों के दोनों समकालीन थे। 1333 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी जाती है, बहमनी साम्राज्य की नींव की 1347 में रखी जाती है, ठीक है। तो ये विजयनगर वाले क्या करते थे? मुसलमानों को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करते थे, और ये क्या करते थे? हिंदुओं को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करते थे। यहाँ के शासक हिंदू थे, यहाँ के शासक मुसलमान थे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। 1 मिनट। हेलीबीड में हलेश्वर मंदिर विष्णु को समर्पित है, गलत है, शिव को समर्पित है, ठीक है। दक्षिण भारत के कन्नीडिगा साम्राज्य के ने वर्तमान कर्नाटक राज्य के अधिकांश भाग पर प्रभुत्व जमाया, ठीक है। ये प्रसिद्ध कन्नड़ सम्राट है, जिसको होयसल साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विष्णु बर्मन ने हलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तो विष्णु बर्मन के द्वारा हलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो ये ठीक है। हलेश्वर की राजधानी पहले बेलूर में स्थापित की, तो बाद में इसे हेलीबीड में स्थानांतरित कर दी गई, तो ये भी आपका ध्यान रखेंगे, ये भी आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो 2, 3, 4 स्टेटमेंट की बात करेंगे, पूरी तरीके से सही है। स्मारक पे विचार करना है, ठीक है। इसका तो सबसे पहले बताइए, तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, सबके सब क्या स्मारक ही है। तो ध्यान में रखना, इसका समय काल बताना है। तो कुतुब मीनार का कब बना था? 1200 दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान में बना था ना, 1206 से मतलब पुराना। 1236 डायनेस्टी से, अच्छा डायनेस्टी से करना है, ठीक है। तो 1206 के से इसका कब रहा था? 1236 90 तक। 12 1290 तक बनेगा।
बनेगा 98 नहीं, कितना मतलब ये अभी तो एग्जैक्ट 90 से डेट नहीं 96 पता, लेकिन सुनिए एक मिनट। ये फतेहपुर सीकरी किसके समय बनेगा? अकबर के समय में सबसे बाद में ये होगा, होगा ना सबसे बाद में। हाँ हाँ मुगल तो सबसे बाद में आया, हम्म, तो सबसे बाद में आया, दिल्ली सल्तनत समाप्त होने के बाद में आएगा ना। कुतुब मीनार गुलाम के हाँ समय बना तो पहला नंबर पे आ जाएगा। गुलाम के बाद कौन आएगा? गुलाम वंश तुगलक के बाद कौन खिलजी आएगा? तुगलक आएगा, तो 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, खिलजी तो दिया नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? लोधी करोगे, तो 3 पे ये आ जाएगा। तो ऐसे बना लो ना, उतना क्या सोचना है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मतलब सबसे पहले 3। क्या किस हिसाब से लगाना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 127 का। सबसे पहले कुतुब मीनार मतलब 3 नंबर पे, फिर मतलब तुगलकाबाद 1 नंबर पे, लोधी फिर मतलब 3 नंबर पे, 2 नंबर पे। अब मतलब 3 नंबर वाला यहाँ पे हमने 3 लिखा है, लेकिन ये तो है 2 पे ना। और सबसे लास्ट में मुगल, जो कि कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। ठीक है, अब चले प्रतिहार। प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कन्नौज ठीक है, उत्तर प्रदेश। कन्नौज जो थी प्रतिहार की राजधानी। ठीक है, चोल की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। ठीक है, सोलंकी की राजधानी कहाँ थी? अहमदनगर। परमार की राजधानी कहाँ थी? धारा परमार की राजधानी कहाँ थी? धारा। ठीक है, धारा जो थी सरस्वती नगरी भी माना जाता है, सरस्वती माता के एमपी यहाँ में पे। है धारा। धारा एमपी में है। ठीक है, अब चलते आगे चलेंगे। चलिए, बलबन पहला शासक था जिसने राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बिल्कुल सही है। खिलजी थी। अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का निमायक खुदाई का प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, गलत है। ठीक है, बलबन ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, बलबन अपने आप को ईश्वर का मतलब क्या मानता था? शम का अवतार मतलब ईश्वर का मतलब प्रतिबिंब। अवतार मानता था, प्रतिबिंब मानता था। बलबन ने रक्त में लौह की नीति अपनाई, तो ये भी गलत प्रतिबिंब है। सही सही है। सही है। ठीक है, सही। एक और मतलब 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, एक और 3 स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा नंबर गलत है। ठीक है, अब आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता की बात करेंगे तो किसके शासनकाल में? तुगलक के शासनकाल में। मार्को पोलो विजय। डोमिंगो प्यास की बात करें, किसके शासनकाल में है? कात्यायन ने। मार्को पोलो हाँ विजय, अरे गलत है। डोमिंगो पीस आया था विजयनगर में। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, एक सही है। मार्को पोलो जो था, ध्यान में रखेंगे, ये सही पांडे राज्य के यात्रा पे आया था। डेट टाइम वहां का शासक रुद्रमा देवी थी, जो कि काकतीय राजवंश की, ठीक है, एक राजकुमारी थी, जो कि बहुत दिन तक पुरुष के भेष में भी शासन की थी। ये तो गलत है। डोमिंगो प्यास की बात करेंगे तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में, तो विजयनगर में उल्टा दे दिया है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही है? तो ध्यान रखें, केवल एक सही है। अब आते हैं बाजीराव प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। उन्होंने सतत बंगाल के नवाब अलवर्दी खान को हराया था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। पहला वाला स्टेटमेंट की बात की गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट की बात की गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, संघ की प्रणाली उनके द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने बसई की युद्ध में सालसठ और बसिन पे कब्जा कर लिया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। सही है। वे पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार गए थे, तो ध्यान रखेंगे। चौथा नंबर गलत है। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे मतलब बाजीराव प्रथम नहीं था। ठीक है, चौथा जो लड़ाई जो हुआ था, सॉरी चौथा बोला, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुए थे, बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सदाशिवराव भाव जो था युद्ध में नेतृत्व कर रहा था, उस समय जो पेशवा जो था बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब 2 और 3 की बात करेंगे, आपका सही है। अब आते आगे चलेंगे। ठीक है, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना। उन्होंने प्रतापगढ़ की लड़ाई में आदिल शाह की जनरल अफजल खां को मार डाला। ठीक है, बिल्कुल सही है। उन्होंने राजा मान सिंह के साथ पुरंदर की संधि पे हस्ताक्षर किए। बिल्कुल ध्यान रखें, राजा मान सिंह के स्थान पे पुरंदर की संधि पे हस्ताक्षर नहीं किए, जय सिंह के साथ किए थे। किसके साथ किए थे? किसके साथ किए थे? क्या नाम था उसका? अरे सैफ अली खान का नाम क्या था? जयसिंह ही तो था, जयसिंह प्रथम। मूवी देखे हैं ना, तो सैफ अली खान को नहीं देखो, जयसिंह प्रथम का रोल करता है। मूवी देखा कीजिए, बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? पहला वाला ही सही है। ठीक है, मीर बख्शी कौन होता था? मीर बख्शी समय ये था। ठीक है, ये सही है। ठीक है, तकाबी की बात करें, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, सारे के सारे की बात करेंगे, सारे के सारे ही सही है। ठीक है, तकाबी जो था ना, कृषि विस्तार के लिए दिया गया ऋण था। तकाबी क्या होता है? जैसे मान लो आपको खेती करना है, ठीक है, तो आप बोलो मुझे 5,000 रुपया दे दीजिए, हम दे दिए आपको। ठीक है, आपको पैसा दे दिए, 5,000 रुपया दे दिए। आप क्या करोगे? आप उसे खेती करोगे। ठीक है, और खेती करने के बाद आपको उससे प्रॉफिट कितना हुआ? 7,000 प्रॉफिट हुआ। आपने लगाया कितना? 5,000 लगाया, आपने 5,000 के 5,000 मुझे दे दिया।
ठीक है, आपके 2000 प्रॉफिट हो गए। तकावी ऋण जो था ये मुर्शिद कुली खान के द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था, बाद में इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी इसको इंट्रोड्यूस करता है। पैसा राज्य के द्वारा पहले दिया जाता, उन पैसे से बीज खरीदा जाता था, बैल खरीदा जाता था, कृषि उपकरण खरीदे जाते थे, और फिर खेती होती थी, फिर पैसों को धीरे धीरे चुका देना पड़ता है। ठीक है, केसीसी किसान कार्ड देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से तकावी ऋण से ही मतलब क्या है, प्रेरित है। ठीक है, इससे किसानों को काफी अधिक हेल्प मिलती थी। हालांकि इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया ना, इसके जो अधिकारी जो थे ना बहुत ही करप्ट थे। उन्होंने बोला ना, उन्होंने मतलब सारा नकली सामान जो था किसानों को खरीद को दे दिया, बैल की जगह पे मरियल बैल दे दिया, तो खेती हुआ ही नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक प्लान जो था वो भी मतलब फ्लॉप हो गया, क्योंकि इनके अधिकारी काफी अधिक करप्ट थे, घुसखोर थे। हाँ, एक और भी एक शासक जो घुसखोरी को बढ़ावा दिया था, मतलब उसने प्रशासन ने बोला था जितना करप्शन करना है करो। ठीक है, अपने अधिकारी को बोला था मतलब करप्शन करने के लिए। फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने करप्शन को बढ़ावा दिया था खुद ही। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। हुमायूं ने चारबाग और सम्मिलित रूप में बनाए गए उद्यानों की शुरुआत की। तो ध्यान रखिएगा, ये हुमायूं ने नहीं किया था, किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने किया था? तो ध्यान में, किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है, जो कि गलत है। बाबर ने दिल्ली में एक नया शहर में जिसका नाम रखा दीन पना, ये भी गलत है, इसको हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव की बात करेंगे तो मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने रखी थी, सही है। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, मैंने बोला ना मुगल चित्रकला जो था, बाबर भी था प्रेमी था, कह सकते थे चरम पे जहांगीर के समय चला गया, लेकिन नींव जो थी हुमायूं के समय में रखी गई थी। और अकबर के शासनकाल में थोड़ा फला फूला चित्रकला का भट्टी वगैरह बना, लेकिन अपने चरम पे पहुंच गया किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में ये अपने चरम पे पहुंच जाता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। कौन सा सही है? तो ध्यान रखें 2 और 4 की बात करेंगे, तो 2 और 4 पूरी तरीके से आपका क्या है, सही है। ठीक है, आप चलते आगे चलेंगे, कौन सा प्रश्न देखेंगे। ठीक है, गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। इसकी स्थापना कुलू कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट सही। हैदराबाद शहर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी, गलत है। हैदराबाद शहर की स्थापना मोहम्मद कुलू कुतुब शाह ने की थी। ठीक है, न कि यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह नहीं की थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था, ये भी आपका सही है। ठीक है, चार मीनार का निर्माण किया गया था, क्योंकि शहर से मतलब प्लेग जो थी वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका और भी रीजन है, चार मीनार का निर्माण जो किया था ना मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अपने पत्नी के सम्मान में किया था, जिसका नाम है भागमती। क्या नाम था? क्या नाम था? वहाँ पे चौकोर संरचना जो होती है ना, चार मीनार ऐसा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे एक गुंबद यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एक गुंबद है। ठीक है, यहाँ पे गुंबद है। ठीक है, यहाँ पे गुंबद है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? ये आपका चार मीनार हुआ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है लेकिन मैंने बना दिया है। ठीक है, ये गुंबद जो था ना, ये जो था भागमती जो उसकी पत्नी जो थी उनके नाम पे किया गया था। ठीक है, तो क्योंकि हिंदू थी। अब बात करेंगे तो 1 और 3 की बात करेंगे, इसमें सही है। तुर्कों द्वारा भारत में आक्रमण सफल रहे। तुर्कों द्वारा भारत पे आक्रमण सफल रहे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। बिल्कुल दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। इसलिए सफल रहे क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का क्या था? अभाव था। ठीक है, रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर की बात करेंगे, वहां के जो संस्थापक जो थे या फिर प्रसिद्ध शासक की बात करेंगे तो हमीर देव थे। कौन थे? हमीर देव थे। ठीक है, चित्तौड़ की बात करेंगे तो चित्तौड़ के कौन थे? तो राणा रतन सिंह जो थे चित्तौड़ के शासक थे। ध्यान में रखिएगा, ये सब के सब जो है किसके समय, जो आक्रमण जो करता है, क्या नाम है इसका? अलाउद्दीन खिलजी के, उसके समय का समकालीन है। जब देवगिरी पे जाता है तो वहां का शासक रामचंद्र राय था। गुजरात का जो शासक जो था कर्णदेव था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसके आंसर की बात करेंगे डी नंबर। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आप चलते आगे चलेंगे। ठीक है, सातवाहन शासक के बारे में कौन सा कथन सही है? सातवाहनों के बारे में बात हो रही है। एक ब्राह्मण एक उपाधि सातवाहन शासक गौतमीपुर शासक करने के लिए उपयोग की गई थी। ठीक है, कार्ले शिलालेख के अनुसार गौतमीपुर शासक करने ने जैन भिक्षु को कुछ गांव भी दान में दिए थे। ठीक है, तो ध्यान रखें गलत है ये। जैन भिक्षु को नहीं दिए थे, बौद्ध भिक्षु को दिए थे। किस भिक्षु को दिए थे? जैन को नहीं दिए थे, किसको दिए थे? बौद्ध को दिए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कार्ले का जो शिलालेख जो है वहां पे बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी दी हुई है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सिकंदर लोदी खगोल विज्ञान गणित और चिकित्सा में प्रवीण था। तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक प्रवीण था, न कि सिकंदर लोदी। ठीक है, इब्न बतूता ने सल्तनत काल के दौरान डाक प्रणाली की विस्तृत चर्चा की है। बिल्कुल ध्यान रखिए, इसने चर्चा की। तो भाई साहब, जो पैदल जो डाक जो था ना वो जल्दी पहुंचा देता था, घोड़ा से जल्दी जो था। पैदल डाकिया जो था वो मतलब क्या करता था? द्रुतगामी सेवा से मतलब क्या करे? डाक को पहुंचा देता है। ठीक है, जिसको हक्कारा कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट।
विजय विठल मंदिर जिसमें 56 नक्शीदार खंबे और संगीत की ध्वनि निकलती है, भद्राचलम में स्थित है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात गलत है। विठल मंदिर जो था आपको कृष्णदेव राज के समय में था, ध्यान के तुलुव राजवंश के राजा कृष्णदेव राय के राजधानी में था। कहाँ पे था? हम्पी में है। ठीक है, कहाँ पे? हम्पी में है विठल मंदिर, निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। तक्षशिला आरंभिक मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र था। बिल्कुल ध्यान में, तक्षशिला प्राचीन बौद्ध केंद्र था, न कि आरंभ मध्यकाल में। तक्षशिला कहाँ से आ जाएगा भाई साहब? ये तो प्राचीन काल का था। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आरंभिक मध्यकालीन साम्राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अमोघ वर्ष एक ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, गलत है, क्योंकि दंती दुर्ग ने रखी थी। मिहर भोज ने प्रतिहास वंश को समेति का पुनर्गठित किया था, तो ये आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? बात करेंगे, 2 सही है। ठीक है, अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो पहला भारतीय शासक था हज यात्रा के आयोजन के लिए सरकारी कोष का उपयोग किया। ठीक है, किसके बारे में बात किया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी गलत है। ठीक है, देखिए जितना भी फुटौनी करने वाला काम जो होगा ना सल्तनत काल में, सब फिरोज शाह तुगलक करता है। ठीक, जितना भी उल्टा सीधा काम सब जो होगा, मतलब सामाजिक तौर पे जो अच्छा काम जो होता है, जिसको समझिए फुटौनी। ठीक है, ये बहुत कंजूस शासक था। ये जो भी खर्चा किया मिलिट्री पे खर्चा किया। ठीक है, उसने 1 रुपया भी किसी को एक्स्ट्रा नहीं दिया। यहाँ तक कि जमीन वगैरह से जो दिया हुआ था ना, धार्मिक जो था, मौलाना वगैरह, सबसे जमीन उमीन सब वापस ले लेता है। ठीक है, और उल्टा सीधा टैक्स लगा देता। पशु के ऊपर टैक्स लगा दे, बोला पशु के ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हो? तो उसने सिद्धांत दिया था, पशु से क्या करते हो? दूध बेचते हो, मांस बेचते हो, तो उससे तो तुमको पैसा आता है ना, हमको टैक्स दो। घर के ऊपर इसने टैक्स लगा दिया। ठीक है, जो कि नगर निगम जो घर के ऊपर टैक्स लग लेती है, अगर अलाउद्दीन खिलजी ने भविष्य में नहीं लगाया होता तो उसको प्रेरणा आगे चल के नहीं मिलती। तो घर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, पशु के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो कहाँ से मतलब हज यात्रा के लिए पैसा देने वाला ही लग रहा है। ठीक है, इसने कुछ नहीं दिया। इसने बोला था भाई साहब राजा को धर्म से अलग रहना चाहिए, मतलब इसने धर्म को पूरी तरीके से स्टेट से मतलब क्या किया, अलग कर दिया। तो धार्मिक परिवेश से तो इसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, उसने दीवाने खैरात और दारुल सफा की स्थापना की। तो ये भी क्या है? ये भी मतलब क्या है? क्या का मतलब पब्लिक के हित में करने वाला है। स्टेट का पैसा खर्चा होगा तो फिर से कौन करेगा? तो फिर से मतलब फिरोज शाह तुगलक ही करेगा। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? तो दोनों के दोनों ही गलत है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्या, अब्दुल रहमान, क्या लिखना है इसका? अब्दुल रहमान, हमीर रासो इसने नहीं लिखा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका नाम था जोधराज सारंगदेव। क्या नाम था? जोधराज सारंगदेव ने। ठीक है, हमीर रासो की रचना की। चंदवादाई पृथ्वी रासो सही है। ठीक है, अलाहा खंड की रचना की बात करेंगे तो जनगक ने किया था, वो भी सही है। ठीक है, नरपति नाला की रचना की बात करेंगे तो बिसल रासो ने किया था। ठीक है, वो भी सही, मतलब नरपति नाला ने बिसल रासो की रचना की थी, सही है। जनगिक ने अल्लाह खंड की रचना की थी, सही है। चंद्रवत दाई की बात करें, पृथ्वी राजो से रचना की थी, वो भी सही है। इसमें मतलब पृथ्वीराज चौहान और क्या नाम था उनकी वाइफ का? संगमित्रा, क्या नाम था उनका यार? ठीक है, उनके प्रेम कहानी के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, संयोक्ता नाम था ना। अब्दुल रहमान के द्वारा हमीर रासो गलत है। ठीक है, तो बाकी कौन सही की बात करेंगे तो निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? तो केवल 1 नंबर आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। 1225 में गयासुद्दीन तुगलक ने अनाज कर को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अनाज कर को समाप्त किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था, न कि गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, पहला नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, केवल क्या सही है। ठीक है, बलबन ने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बलबन की बात करेंगे, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी, गलत है, इल्तुतमिश ने की थी। खालिसा भूमि को व्यापक विकास मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो दूसरा नंबर के स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो दूसरा नंबर पे स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, तो ये खालसा भूमि जो था स्टेट ऑन भूमि था, जो कि मतलब क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने सबको मतलब क्या किया था, वापस ले लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब क्या, एक अपने आप को मतलब मजबूत राज्य और निरंकुश राज्य बनाने की मतलब उसने नींव रखी। उसने मतलब जमीन के प्रत्येक टुकड़े को हड़प लिया। ठीक है, व्यक्तियों को जो मिल्कियत जो दी जाती थी, मिल्कियत क्या होता था? राज्य के द्वारा दी गई संपत्ति जो थी, जो कि पुरस्कार में दे देते थे, पेंशन देते थे, उसको भी वापस ले लिया। वक्फ जो था मतलब दान में प्राप्त भूमि जो थी, उसको भी वापस ले लिया। सबको मतलब क्या किया, खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि डेट मीन्स मतलब लैंड ऑन्ड बाय स्टेट। ठीक है, मतलब राज्य की जो भूमि थी, राजा की भूमि, उसमें कर दिया। तो कौन सा कथन सही है? तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तुगलक वंश के नसरुद्दीन महमूद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है,
तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मंगोल नेता तैमूर ने भारत पर हमला किया, 1398 में किया था, ध्यान रखेंगे, ये भी सही है। ख्वाजा जहां ने अपने शासन के दौरान संप्रभु राज्य जौनपुर की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है, ये एक ध्यान में रखें, ख्वाजा जहां ध्यान में रखिएगा एक ट्रांसजेंडर था, ठीक है। तो आपका तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। मध्यकालीन युग में दक्षिणी साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। महिला कवि गंगा देवी ने अपनी रचना, ठीक है, मदुरा विजय में अपने पति के विजय अभियानों की चर्चा करती है, बिल्कुल ये सही है। मदुरा विजय में, ठीक है, ध्यान रखिए, अपने पत्नी ने अपने पति के बारे में चर्चा करती है, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, गंगा देवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मदुरा विजय। दूसरा की बात करेंगे, फरनाओ नूरी ने कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, यह भी आपका गलत है। नूरी ने अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, मतलब कृष्णदेव राय के बाद मतलब नूरी जाया था, ठीक है, क्योंकि कृष्णदेव राय के बाद मतलब अच्युत देव राय की बात करेंगे, शासक बनता क्योंकि उसका कजन ब्रदर था। नन्ना टिक्काना और कामबना को कवित राय के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है कवियों की त्रिमूर्ति, ठीक है, तो ये भी गलत है, ध्यान रखेंगे। तीसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, नैना टिक्काना और कामबना को कवित राय के रूप में जाना, जिसका अर्थ होता है कवियों की त्रिमूर्ति। नैना टिक्काना और, ठीक है, तो ये दो नाम तो सही है, ठीक है, तीसरा नाम कामबना नहीं होगा, ठीक है, इसकी जगह पे क्या होगा, ये नाम तो दोनों सही, इसकी जगह पे होगा यारा प्रगदा, क्या नाम है इसका, यारा प्रगदा, इसीलिए गलत लिया, ठीक है, ये गलत है, मतलब आपका एक का दूसरा है, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार के मुस्लिम प्रजाओं ने जगदुरु कहकर पुकारती थी, काफी विद्वान शासक था इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है, ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष भी था, विद्वान भी था। गोलकुंडा सल्तनत पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का शासन था, गलत है, गोलकुंडा सल्तनत पर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का शासन था, ध्यान में रखेंगे, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का शासन था, ये गोलकुंडा पे नहीं था, किस पे था, बीजापुर पे था, किस पे था, बीजापुर पे था, ठीक है। किताब ए नबरस या नौ रसों की पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्खनी में लिखी गई है, ठीक है, तो ये आपका सही है, ठीक है, मतलब कौन सा सही है, तो एक और तीन की बात करेंगे, सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, आपका क्या है, सही है, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। मुगल वंश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर को इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने भारत पर आक्रमण करने के लिए राजी किया था, सही है। दिल्ली में किला कोहना का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, गलत है, शेरशाह सूरी ने करवाया था, किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। दो आसपास सिंहासन की प्रणाली शाहजहां ने शुरू की थी, ये भी गलत है, जहांगीर ने शुरू की थी, ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है, तो दो और तीन की बात करें, गलत है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्यान, निम्नलिखित किस सिख गुरु को उनके समय के शासकों ने मृत्यु दंड दिया था, ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था, किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया था, किसने, हत्या करवा दी थी, किसने करवा दी थी, क्या नाम है, और गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब ने, इनको जहांगीर ने, ठीक है, तो मतलब दो और तीन तो ऑप्शन सही होना चाहिए, दो तीन, एक और भी है क्या, 150 का बिल लिया है, 2-4, सॉरी 2-4, ठीक है, गुरु तेग बहादुर औरंगजेब, गुरु अर्जुन देव जहांगीर, ठीक है, इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होगा। गुरु अर्जुन देव 5 में थे, गुरु तेग बहादुर 9 में थे, ठीक है, ये 5 में थे, ये 9 में थे, ठीक है, ये भी ध्यान में, 5 में और 9 में गुरु, ठीक है। इसी के साथ जो था आपका सेट डिस्कशन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप लोग बने रहे। कितने लोग जगे थे अभी तक बताइए, सब सेट डिस्कशन शुरू करके